Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. भाई आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और ये एमसीक्यू लेक्चर सीरीज आपके लिए जिंदगी में बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हो कल को। भाई ये जो नई किताब आई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लेक्चर्स आपके लिए हमेशा काम आने वाले हैं। तो भाई दूसरे टीचर्स की तरह कोई पेड कोर्स नहीं है ये फ्री ऑफ कॉस्ट और तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, जो कि आप तमाम बच्चों के लिए लेक्चर्स को मैं करवा रहा हूँ। सही है ना भैया? तो हमारी इन एमसीक्यू सीरीज की खास बात क्या होती है कि इन एमसीक्यू सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट तमाम पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूटिलाइज्ड हुए, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज यूज हुए, जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स यूज हुई हैं, सबसे पहले हिस्से के अंदर मैं आपको वो सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के और डिफरेंट पास पेपर्स के इंटर के एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ पहले हिस्से के अंदर। देन फिर जो आपकी किताब की रिव्यू एक्सरसाइज है उसके जो रिव्यू एमसीक्यूज हैं और एडिशनल एमसीक्यूज हैं मैं उनको सॉल्व करवा रहा होता हूँ। तो ये जो चैप्टर वाइज मैं एक वन शॉट लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, या चैप्टर वाइज जो आपको एमसीक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं, दे आर दी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, दे विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू गाइस अगर आप उसको तरीके से लेंगे। बस शर्त यही है कि आपने खुद भी लेक्चर को लेना है और आगे अपने 3 दोस्तों के साथ भी या 10,000 दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि सदका जारी है मेरा बेटा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट इसको आगे में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब देखो जब हम सीक्वेंस सीरीज की बात करते हैं तो भाई देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैंने टॉपिक ऑल दो चैप्टर पढ़ाया हुआ भी है आपको इंटर के अंदर। और सेकंड नंबर के ऊपर पहला क्वेश्चन तो ये आता है सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, सीक्वेंस के बेसिक मायने दुनिया के अंदर होती है अरेंजमेंट के, यानी कि नंबर्स को अरेंज करके लिखा जाना बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो सर ये सीरीज क्या होता है? भाई देखो, अगर कभी भी किसी भी सीक्वेंस के अंदर प्लस या माइनस के साइन आ जाए उसको सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं 2 4 6 8 10। अगला नंबर क्या होगा कोई भी बच्चा बता सकता है, 12 होगा। तो भाई ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर लिखे गए, ये क्या कहलाता है, ये सीक्वेंस कहलाता है। अगर मैं इसी सीक्वेंस के अंदर नंबर्स के दरमियान कॉमे की जगह प्लस या माइनस का साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन होती है। अच्छा, सीक्वेंस का एक और नाम होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे, क्या चीज, प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो भाई सीक्वेंस का एक और नाम क्या होता है, प्रोग्रेशन। एक चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होनी चाहिए, सीक्वेंस का एक और दुनिया में नाम होता है, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। अक्सर एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज दे देता है कि भाई सीक्वेंस का एक नाम और क्या होता है मेरा बेटा, प्रोग्रेशन होता है। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? अच्छा भाई, ये तो हमने छोटी सी बात डिस्कस कर ली। अब देखो चूंकि हमारे पहले हिस्से हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को देखेंगे, छोटी छोटी बातों को देखेंगे, तो भाई देखो हमारे पास दुनिया में ऑल दो कई तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, मगर आपके लेवल के ऊपर आपको 3 मेजर तरह के सीक्वेंसेस मालूम होने चाहिए। एक कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि अर्थमेटिक सीरीज, आप ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। तो सबसे पहले बात का आगाज कर लेते हैं अर्थमेटिक से, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एपी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जर्नल टर्म फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, इसको आप टीएन कहो या एएन कहो, आपकी किताब में एएन लिखा हुआ है, ये बराबर होता है एएन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। ये किसका फॉर्मूला है, जनरल टर्म फॉर्मूला एपी का। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यार देखो, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में कोई भी टर्म एपी में मौजूद है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेट सपोज उन्हें ए टू की वैल्यू निकालनी है या टी टू की वैल्यू निकालनी है, वो दोबारा से फॉर्मूले में वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं। देखो ए टू का मतलब क्या है कि जो भी जनरल टर्म फॉर्मूला उसमें जहां जहां एन आ रहा है वहां टू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस का डी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ए फोर की वैल्यू निकालनी है तो ए फोर किसके बराबर होगा, ए प्लस थ्री डी के। ए सिक्स ए फाइव किसके बराबर होता है, बराबर होता है ए प्लस फोर डी के। यानी कि एपी की सीक्वेंस के अंदर जो भी आपके पास जनरल टर्म होती है वो हमेशा, जो भी आपके पर्टिकुलर टर्म होती है वो हमेशा अपनी, जब वो ओपन होती है तो एक कम पे ओपन होती है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं ए सेवन, तो ए सेवन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस का सिक्स डी। अगर मैं आपसे कहता हूं ए नाइनटी नाइन, तो ए नाइनटी नाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस का नाइनटी एट डी। मैंने ये टॉपिक इंटरमीडिएट साइट पे अपलोड करा हुआ है, न्यू बुक के हवाले से, बहुत डिटेल में किया हुआ है ना भाई, तो आप लोगों के पास मालूम भी है। अच्छा, तो इसको एक बेसिक से मैंने आपको बता दी। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, क्या फॉर्मूला है, ये जर्नल टर्म फॉर्मूला है एपी का। कौन सा फॉर्मूला है, जर्नल टर्म फॉर्मूला एपी का। अब देखो फॉर एग्जांपल, अक्सर एग्जामिनर जो है ना कुछ क्वेश्चन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। यानी कि लेट सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, मैं आसान सा क्वेश्चन दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि टी फोर की वैल्यू है 11 के बराबर,
T9 की वैल्यू है 26 के बराबर, और बताइए T21 की वैल्यू क्या होगी। और सही है ना, ये क्वेश्चन आ गया कि भाई T4 की वैल्यू है 11 के बराबर, T9 की वैल्यू है 26 के बराबर, बताइए T21 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई आपने जो है ना बहुत सारे फनकार टीचर से पढ़ा होगा, बट आपको ये बात मालूम है कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो, मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो भाई मैं एक एप्टीट्यूड टीचर भी हूँ, और ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज कल को जब आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो वहां पे भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। कभी भी अगर आपको जो है ना एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस निकालना हो, आपको दो टर्म्स अगर गिवन है, कभी भी अगर आपको एपी के अंदर दो टर्म्स गिवन और आपको उनमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है? देखो ये कोई और बंदा है शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाएगा, ये खाली मैथफ्लिक्स आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएगा। तो आपने अपने दोस्तों से पूछिएगा, उनसे पूछिएगा भाई आपको ये शॉर्ट ट्रिक आती है, अगर नहीं आती उन्हें भी सिखाइएगा, भाई आपको इसका सवाब मिलेगा। अपने किसी दोस्त की अगर मदद करोगे ना, उससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, पे कम आ जाएंगे। हमेशा अगर किसी की मदद करोगे तो अल्लाह पाक को आपको एहसान पसंद आएगा इंशाल्लाह, तो भाई उसके भी नंबर अच्छे आएंगे। सही है ना भाई? कहने का मकसद ये कॉमन डिफरेंस शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है मेरा बेटा, कि भाई बड़ी वाली जो वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले रखा जाता है, माइनस करवाते हैं छोटी वाली वैल्यू से। बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखो, माइनस करवाओ छोटी वाली वैल्यू से। नीचे नीचे डिवीजन के अंदर, नीचे डिवीजन के अंदर बड़ी वाली वैल्यू की जो एनटीएच टर्म है वो पहले लिखोगे, उसको माइनस करवाओगे छोटी वाली वैल्यू की एनटीएच टर्म से। यानी कि देखो कैसे कि T9 इज इक्वल 26, तो T9 की वैल्यू किसके बराबर है? 26 के। T4 की वैल्यू क्या है? 11 के। तो N9 का मतलब क्या है? यानी कि नंबर ऑफ टर्म बड़ी वाली वैल्यू के। क्या है नंबर ऑफ टर्म बड़ी वाली वैल्यू के? 9 है। भाई T9 का मतलब क्या है? इसके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 है। माइनस का साइन N4 का मतलब क्या है? भाई इस टर्म के पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 4 है। सिंप्लीफाई करवा दोगे, 26 में से 11 निकाल दो, क्या बचेगा मेरा बेटा? जाहिर सी बात है, अगर आप 26 में से 11 को निकालोगे, 26 में से 10 गया 16 और एक और कम किया तो 15 बचेगा। 9 में से 4 जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 1 5 5 3 15। तो देखो विद इन सेकंड्स के अंदर आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आप पहली वाली या दूसरी वाली किसी भी टर्म के अंदर उठा के ए निकाल सकते हो। लेट सपोज मुझे अगर T4 इज इक्वल टू 11 गिवन है, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस का 3d इक्वल टू 11। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। क्या है भैया? डी की वैल्यू 3 के बराबर, इक्वल टू के बाद 11 का 11, 3 3 9, तो वहां पे जाके 11 माइनस का 9 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कह रहा है कि T21 की वैल्यू बताओ, तो भैया T21 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी a प्लस 20d के। मैंने आपको बताया ना कि भाई एपी के अंदर कभी भी आप किसी भी टर्म को ओपन करते हो हमेशा एक कम पे ओपन होती है, तो किस पे होगी? a प्लस 20d के ऊपर। a की वैल्यू है 2 के बराबर, 20 का 20 एज इट इज, d की वैल्यू 3 के बराबर। 23 जार क्या होता है? 60 होता है। 60 प्लस 2 क्या बन गया? 62 बन गया। विद इन सेकंड्स में आंसर आ गया। देखो ये एमसीक्यूज होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। आपने भाई ये मेथड खुदारा, ये मैथमेटिक्स मेथड अपने इंटर के 5 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन में मत कर दीजिएगा। ये एमसीक्यूज की शॉर्ट ट्रिक है। कल को जब आप एप्टीट्यूड के अंदर जाओगे तो मेरा बेटा एप्टीट्यूड जो होता है वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस से होता है, मगर जितने भी कोचिंग वाले माफियाज होते हैं 60-70 हजार रुपए बच्चों से इसलिए चार्ज करते हैं कि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। तो भाई एप्टीट्यूड के अंदर अपने माँ बाप के पैसे हराम नहीं करने। अगर ये बात मैं बार बार कहता हूँ बेटा, इसलिए कहता हूँ कि आपको बात मालूम होनी चाहिए कि ये कोचिंग वालों के धंधे हैं, आपने इनके धंधे बंद करने हैं। आपने अपने इंटर में अपने कॉन्सेप्ट इतने मजबूत करने, और आपको मालूम होना चाहिए कि इंटर के बाद आप इंटर के सिलेबस को अगर तरीके से रिवाइज कर लोगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हो। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? ये जो लेक्चर है सारे आपको बड़े हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई देखो इस तरीके से हम एपी का कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये तो मैंने आपको छोटी सी बात बता दी। अब इसी तरीके से हमारे पास एपी के अंदर सम का भी फॉर्मूला होता है। भाई देखो इन लेक्चर की खास बात यही है ना कि आपको साथ साथ तमाम चीजें सिखाऊंगा मैं। अब देखो एपी के अंदर सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला बहुत ही मजे का है कि जब मैं एपी की बात करता हूं तो एपी के अंदर जो हमारे पास सम की सीरीज होती है, यानी कि एपी के अंदर सीरीज का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम की सीरीज का। तो इसका फॉर्मूला बड़ा मजे का है। ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है एपी के अंदर सम की सीरीज का। ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है, इसको क्या कहते हैं? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस का एल इंटू ए प्लस का एल। ये दो फॉर्मूलाज आपको हमेशा मालूम होने चाहिए। ये जो फॉर्मूला होता है ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है इसी से ड्राइव्ड हो रहा होता है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस का एन माइनस टू डी। यानी कभी भी सीरीज गिवन है उसका सम कैलकुलेट करना, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला होता है सिंपल सम का। अच्छा बहुत सारे बच्चों को एक बेसिक बात नहीं मालूम होती है, तो सबसे पहले मैं आपको वो एक बेसिक बात सिखाऊंगा। अक्सर हमारे इतने मासूम से बच्चे होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि यार डिफरेंस क्या है एक सम के अंदर और एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझा रहा हूं जिंदगी भर आपको ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह ताला। देखो मेरे प्यारे शागिर्द,
शागिर्द हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास एक नॉर्मल टर्म के अंदर और एक नॉर्मल आपके पास सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एपी के अंदर T1 है 2 के बराबर। ये T1 2 का मतलब क्या है कि मेरी जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की पहली टर्म है 2। और अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि लेट सपोज मेरे पास T2 की वैल्यू है 4 के बराबर, मैं आपसे कहता हूं कि T3 की वैल्यू है 6 के बराबर, तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन रहा होगा 2,4,6। ये T1 का मतलब क्या है, पहली टर्म। T2 का मतलब क्या है, दूसरी टर्म। T3 का मतलब क्या है, तीसरी टर्म। ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स आ गई। पर जब मैं S1 लिखता हूं, S1 कहलाता है सीरीज वन। तो सीरीज वन क्या होगी, अगर ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की सीरीज वन क्या होगी, वो होगी तो 2, क्योंकि पहली टर्म सीरीज के अंदर भी सेम होती है। मगर जब मैं अब S2 के ऊपर जाऊंगा, देखो S2 क्या चीज है, ये सीरीज का सम होता है और सम के मायने ऐड करना। तो S2 के मायने क्या है कि S2 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म दोनों का इजाफा करके आंसर आएगा। तो S2 का आंसर क्या होगा, ये होगा 6 के बराबर, 4 + 2 6 हो गया। और S3 के मायने क्या होंगे, तीसरी टर्म तक का सम, तीसरी टर्म तक का सम, जो कि टेक्निकली क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो याद रखिएगा, किसी भी सीक्वेंस के अंदर, किसी भी सीरीज के अंदर S1 और T1 तो बराबर होते हैं, मगर जो भी फिर आगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं, आगे वाली टर्म्स होती हैं, वो हमेशा ऐड हो के मिल रही होती हैं। जैसे S2 क्या है, T1 + T2, सही है ना। S3 क्या होगा, T1 + T2 + T3। और हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे टीचर्स पढ़ा तो देते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं होता फॉर्मूला आया कैसे है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो हमारे पास जो यहाँ से फॉर्मूला बनता है, इस सीक्वेंस के ऊपर ये बनता है हमारे पास सिंपल तरीके से, Tn = Sn- का Sn-1। इस फॉर्मूले को जिंदगी भर याद रखिएगा। ये फॉर्मूला रिलेशन होता है किसके दरमियान, एक सीक्वेंस की जनरल टर्म के दरमियान, एक सीक्वेंस की जनरल टर्म के दरमियान और एक सम की सीरीज की जनरल टर्म के दरमियान। अच्छा, ये फॉर्मूला आ कैसे रहा होता है भाई, सिंपल सी बात होती है कि जैसे हमें मालूम है कि S1 और T1 बराबर हैं, और S2 क्या होगा, S2 बराबर होगा T1 + T2 के। तो भैया हमने इस T2 की जगह पे या इस T1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, S1 रख सकता हूँ। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T2 = S2 - का S1। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यहां से ड्राइव हो रहा होता है, इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज सम के एक एमसीक्यूज को देख लेते हैं। लेट सपोज आपसे क्वेश्चन दिया जाता है 1,4,7, डॉट टिल S21। यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि S21 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको एक सीरीज गिवन है, ऑब्वियसली एक सीरीज होगी, यहाँ पे प्लस के साइन होंगे, है ना भाई, प्लस के साइन होंगे। आपको एक सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है सम निकालें टिल 21 टर्म्स तक का। तो भाई देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा सबसे पहला काम एक अच्छा बच्चा क्या करता है, अपनी सीरीज को देखने के बाद वो चेक करेगा आया इस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, नहीं है। अब मुझे साफ तौर पर यहाँ पे दिख रहा है कि इस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 4 में से 1 गया, 3 बचा। 7 में से 4 निकालूंगा तो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द सीरीज हमेशा सेम रहना चाहिए। ये कंपलसरी बात होती है। इससे ना आगे कोई चीज होती है, ना इससे पीछे कोई चीज होती है। यानी कि अगर तो आपका सीक्वेंस, अगर तो आपकी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। अच्छा भाई, तो अब देखें जरा, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यार कैसे करेंगे। आपको ए की वैल्यू गिवन है 1 के बराबर, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और आपको यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है 21 के बराबर। सिंप्लीफाई कर देते हैं। भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम निकालने 21 टर्म्स तक का। तो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ भी, फिर से लिख देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये सिंपल तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है, सही है ना भैया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। ए की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर। ए की वैल्यू किसके बराबर है, सॉरी 1 के बराबर। हमारे पास ए क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, तो ए की जगह पे 1 आ गया, प्लस का n-1 यानी कि 21 माइनस का 1 इंटू डी। डी क्या है, 3 के बराबर। आप सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेटर डायरेक्टली डाल के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 21/2 का 2 एज इट इज, 2 1 2, और 20 में से 1 गया तो बचेगा 21 में से 1 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 60 हो गया। ऊपर ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 62। सही है ना। फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 3 6 इंटू 1 2। तो आप सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, आपको पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा 31/21 का। 650 के अंदर शायद कुछ आ रहा होगा, सही है ना भाई। कहने का मकसद क्या है कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात। देखो ये सिंपल से एक एमसीक्यूज आ गया। इसी तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है $1 बिलियन का। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत आता है कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक सीक्वेंस दे देता हूं 7 12 17, और लेट सपोज ये एंड वर्ड आ रहा है 102।
आपसे एग्जामिनर कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सही है ना, एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर बेतहाशा पूछा जाता है, आपसे क्या मांगा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई देखें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगेन बहुत आसान होता है। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स मांगी जा रही है, देखो एक तरीका तो वो है कि सबसे पहला काम क्या करो, अपनी सीक्वेंस को, अपने सीरीज को पहचानना है। अब जो आपके सामने सीक्वेंस लिखा हुआ है, एपी का है, जीपी का, एचपी का, कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस के ऊपर। अगर तो सीक्वेंस एबी का तो कॉमन डिफरेंस सिमिलर होगा। देखो भाई 12 में से 7 निकालूंगा क्या बचेगा, 12 में से 7 गए 5 बचेगा, 12 में 5 का इजाफा करूंगा क्या होगा, 13, 14, 15, 16, 17 होगा, सही है ना भैया। यानी कि दोनों टर्म्स के अंदर सीक्वेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सीक्वेंस के अंदर सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज आ रही है ये एपी की है, पेपर में बहुत दफा नहीं लिखा हुआ होता एपी है, जीपी है, एचपी है, तो इस तरीके से पहचाना जाता है। अब आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो भाई अक्सर बच्चे इसको नॉर्मल मेथड पे करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। एक मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी आपकी लास्ट टर्म हो उसको लिखो, माइनस करवा दो फर्स्ट टर्म से, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। इस शॉर्टकट को अपने पास ध्यान में रखिएगा, एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की शॉर्टकट होती है बड़े मजे की, सही है ना भैया। सिंपल देखो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 102, माइनस का फर्स्ट टर्म क्या है 7, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का था हमारे पास 5 का था, प्लस का 1 एज इट इज, सिंपलीफाई करवा दो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 102 में से अगर 7 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 102 में से जब 7 जाएगा तो जाहिर सी बात है 95 बचेगा, नीचे 5 का 5 प्लस का 1, 5 1 जार 5 और 5 9 जार आपके पास 45 हो गया ना, तो 19 प्लस 1 20 आ गया। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात। भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर अक्सर पेशतर पूछे जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज होती है। अच्छा इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और है, यार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यूज में बहुत मिलेंगे। एक और तरह के क्वेश्चंस कि भाई ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये जनरल टर्म के ऊपर होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भैया हमारे पास ए एन की वैल्यू है किसके बराबर, 4n² प्लस के 3n के बराबर। ए एन की वैल्यू बराबर है 4n² प्लस 3n के बराबर। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे लेट सपोज बताइए ए3 की वैल्यू क्या होगी, या फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या ए4। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं गिवन आपको, तो आपको नहीं पता ये एपी है, जीपी है, एचपी है, आपको सिंपल एक जनरल टर्म गिवन है। तो भाई जनरल टर्म गिवन है, आपसे एग्जामिनर लेट सपोज ए3 की वैल्यू मांग रहा है, तो ए3 का मतलब क्या है, थर्ड टर्म। अगर एग्जामिनर ने आपको जनरल टर्म दी हुई है, यानी कि एग्जामिनर अगर आपसे ए3 की वैल्यू मांग रहे हैं, तो जहां जहां एन आ रहा है वहां पे 3 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 3। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 इंटू 4 हो गया यहाँ पर। और आगे क्या हो जाएगा, 3 9 4 9 क्या होता है मेरा बेटा, 36 होता है, प्लस का 9, 36 प्लस 10 ऑब्वियसली हमारे पास 46 होता है, एक कम, तो ये बन जाएगा तकरीबन हमारे पास सिंपल तरीके किसके बराबर, अल्लाह भला करे 45 के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही है ना मेरा बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। लेट सपोज ए4 निकालना है इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो कैसे निकालोगे, जहां जहां एन आ रहे हैं 4 डाल दोगे, ए4 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। अच्छा भाई इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, देखो बहुत आसान सी बातें हैं, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई बड़ी आसान सी बातें हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ये बड़ी सिंपल सिंपल सी मासूम सी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व करनी। अच्छा तो अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा आ चुका है और आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज में भी आपको मिलेगा। भाई ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी पेपर में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने आपको एक सिंपल जो है ना सीक्वेंस दिया हुआ है 1,4,7 अप टिल एन का मतलब यानी कि लास्ट टर्म तक, और नीचे ऑप्शंस के अंदर आपसे जनरल टर्म मांगी हुई है कि कौन सी जनरल टर्म इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले लेट सपोज करते हो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो भाई ऑप्शन ए के अंदर अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं, तो n की वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या है, पहली टर्म, तो मेरे पास सीक्वेंस की पहली टर्म मिलनी चाहिए। फिर जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे दूसरी टर्म मिलनी चाहिए, और फिर जब n की वैल्यू 3 रखूंगा मुझे तीसरी टर्म मिलनी चाहिए। अगर तो ये जनरल टर्म वाकई सीक्वेंस की होगी तो मुझे वाकई में ये तीनों टर्म्स मिलेंगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस का 3, ऑब्वियसली पहली टर्म तो 1 मिल गई। अच्छा भैया अब जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 2 जार 8, 8 में से अगर आप 3 निकालो तो क्या बचता है, 5 बचता है। क्या इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म 5 है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन को देखो 2n माइनस का 1, इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 में से 1 गया, ऑब्वियसली 1 बचेगा, पहली टर्म इसकी भी 1 है। और जब मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 2 4 4 माइनस का 1 3। तो सीक्वेंस की दूसरी टर्म इस जनरल टर्म के मुताबिक
तीसरी होनी चाहिए, यानी कि इस जर्नल टर्म के मुताबिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म 3 होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, 4 है। आइए इसको देख लेते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 2, ऑब्वियसली 1 बन जाएगा। और जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6, 6 माइनस का 2 4 बन जाएगा। और जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 3 जार 9, 9 में से 2 निकालूंगा 7 बन जाएगा। तो ये वो करेक्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर मुझे सीक्वेंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इस तरह के एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एपी के अंदर जो एक और टॉपिक होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन का। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन के बेसिक मायने एवरेज के होते हैं। तो भाई दो तरह के मीन के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। एक कहलाता है सिंगल अर्थमेटिक मीन का, एक कहलाता है सिंगल अर्थमेटिक मीन का। ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कभी भी दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान आपके पास एक सिंगल अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करता होगा तो सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, ये होता है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान कभी भी अगर दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान कभी भी अगर एक सिंगल अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करता होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। देन हमारे पास एक और चीज होती है एन अर्थमेटिक मीन। एन अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान अगर कोई भी आपके पास एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हो, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एन अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। अच्छा, एन अर्थमेटिक मीन अगेन इसको निकालने का तरीकेकार बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे सबसे पहले A1 क्या है आपके पास, अर्थमेटिक मीन 1, A2 अर्थमेटिक मीन 2, A3 अर्थमेटिक मीन 3, A4 अर्थमेटिक मीन 4 और टिल AN। तो भाई इसको निकालने का पैटर्न आपके पास बड़ा सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए। A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 का फॉर्मूला होता है A प्लस का D, A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस का 2D, A3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A3 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस का 3D। इसी तरीके से जब मैं AN के ऊपर पहुंचूंगा तो AN के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस का ND। यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस होता है जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास B माइनस का A डिवाइडेड बाय N प्लस का 1। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मालूम होने चाहिए। पहले नंबर के ऊपर क्या होता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि भाई देखो अगर दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान एक सिंगल अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करता होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है कि भाई A इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। एन अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि कभी भी अगर आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान, एक्सट्रीम नंबर्स का मतलब पहले और आखिरी वाले नंबर्स, उनके दरमियान अगर n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से an इज इक्वल टू a प्लस का nd, और d निकालने के लिए फिर फॉर्मूला होता है b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन बड़े मजे का है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कहा जाता है x प्लस का 2 कॉमा 2x प्लस का 3 कॉमा 5x प्लस का 6 आर इन अर्थमेटिक मीन। किसके अंदर है, अर्थमेटिक मीन के अंदर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन पेपर्स में आपको बेतहाशा दिखेगा। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, देखो आपको तीन नंबर्स गिवन है, आपसे कहा जाता है ये अर्थमेटिक मीन के अंदर है, तो ये बात ऑब्वियस है कि जो पहला और आखिरी नंबर होगा ये हमारे एक्सट्रीम नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। इसको a कह दीजिए, इसको b कह दीजिए, और जो बीच वाला नंबर है हमारा अर्थमेटिक मीन है। हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस का b डिवाइडेड बाय 2। तो भाई देखो एक्सट्रीम नंबर 1 क्या है, ये आ रहा है x प्लस का 2 प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2 का 2। और चूंकि यहाँ पे आपको x एक अननोन फाइंड करना है तो एग्जामिनर ने आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, जो कि किसके बराबर है, 2x प्लस 3 के बराबर है। सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे पूरी टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 2 2 4x प्लस का 3 2 6 इक्वल टू के बाद x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 6x, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8। सिंप्लीफाई कर दो, x वाली टर्म्स को एक साइड पे, बाकी टर्म्स को एक साइड के ऊपर, 6 माइनस का 8 इधर, 6x माइनस का 4x इधर, क्या बन जाएगा, 6 में से 8 गया नेगेटिव का 2, 6x माइनस का 4x क्या बन जाएगा, 2x, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के बराबर। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में बेतहाशा देखेंगे। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक चीज है मेरे प्यारे शागिर्दों। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ताकि एन अरिथमेटिक मीन के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लें ताकि हमें इसके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार हमारे पास दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं 7 एंड 21, और इन फोर अर्थमेटिक मीन्स, तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई 7 और 21 आपके दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं और इनके दरमियान कितने हैं, चार अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा आप डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डी क्या होता है, डी होता है बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। मेरे प्यारे शागिर्दों बी की वैल्यू क्या है 21, ए की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एन प्लस वन का मतलब क्या है 4 प्लस 1, 21 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा 14, 14 बाय 5 आ गया आपके पास डी की वैल्यू। अब देखो आपको चार अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, तो भाई देखो a1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a1 के लिए फॉर्मूला होगा सिंपल a प्लस डी। तो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू है 7 प्लस का d की वैल्यू है 14 बाय 5। कैलकुलेटर में डालो, सिंपल तरीके से आंसर आ गया।
a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू होगी a प्लस का 2d, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस का 2 वेज इट इज d, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 14/5। सिंपलीफाई करो, कैलकुलेटर में डालोगे, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर a3 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, a प्लस का 3d इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल तरीके से a की वैल्यू 7 प्लस का 3 का 3 इट इज कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 14/5, सिंपलीफाई कर सकते हो इजी तरीके से। इसी तरीके से a4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, a प्लस का 4d, a प्लस का 4d, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस का 4 एज इट इज, d की वैल्यू किसके बराबर है, d की वैल्यू बराबर है 14/5 के। सिंपलीफाई करोगे आंसर आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर डालोगे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एपी के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो भाई ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीरीज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसी तरीके से देखो हमारे पास जो सेकंड टाइप की कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को लेके अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं एचपी ऐसी कोई बला है, हालांकि एचपी सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। अब बेटा नेक्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, जो टॉपिक आता है, ये आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अक्सर बच्चे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट स्किप कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। भाई देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन छोटा भाई होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, छोटा भाई। मैंने तो उसका नाम ही हम लोगों ने क्या रखा होता है, मेरे स्टूडेंट्स इसका नाम रखते हैं छोटा भाई। किसका छोटा भाई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेशन होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके अपने फॉर्मूलाज में अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। मैं उनको कहता हूं कि भाई देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई भी फॉर्मूला नहीं है सिवाय हार्मोनिक मीन के। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मगर आपकी किताब में एक फॉर्मूला मौजूद है, हालांकि वो फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा उसको एडवांस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या चीज कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है टीएन कह लो, इसको एएन कह लो। टीएन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले को रट्टे मत मारने बैठ जाना कि भाई सर हाशिम ने कोई नया फॉर्मूला पढ़ा है, रट्टे मारो बैठ के। अबे अल्लाह के बंदो, जो एपी का फॉर्मूला होता है ना जनरल टर्म का, डेट इज टीएन इज इक्वल टू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, उसकी रेसिप्रोकेटेड फॉर्म है ये, कुछ भी नहीं है, बस उल्टा करके लिखा हुआ है इसको, सही है ना भाई। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है एचपी के अंदर। एचपी का जनरल टर्म फॉर्मूला कागजात की हद तक ये होता है, हालांकि एचपी का कभी भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, एक बात समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपसे कहता हूं, लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, मैं आपसे कहता हूं यार एचपी के अंदर हमारे पास, एचपी के अंदर T2 की वैल्यू है 1/3 और T5 की वैल्यू है 1/7। ये एचपी के अंदर है, किसके अंदर है, एचपी के अंदर। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए T9 की वैल्यू क्या होगी, सही है ना। ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू के तौर पे पेपर में आपके पास आ जाएगा। T2 की वैल्यू गिवन है 1/3, T5 की वैल्यू गिवन है 1/7 और ये एचपी में गिवन है। देखो एचपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का होता है कि आपके पास कभी भी एचपी का क्वेश्चन आएगा, आपने करना क्या है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले एपी में कन्वर्ट करवा लेना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एचपी और एपी का रिलेशन कैसा होता है। एचपी बेसिकली रेसिप्रोकल होता है, एचपी बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, एपी का। तो यार देखो, अगर मुझे T2 की वैल्यू 1/3 गिवन है एचपी के अंदर, अगर मुझे T2 की वैल्यू 1/3 गिवन है किसके अंदर, एचपी के अंदर, और अगर मुझे T5 की वैल्यू गिवन है 1/7 एचपी के अंदर, तो भाई एपी के अंदर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एपी के अंदर ये वैल्यू होगी T2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि एपी और एचपी का रिलेशन कैसे है, रेसिप्रोकल। तो हमने क्या करा, हमने इसको रेसिप्रोकेट करवा दिया, उल्टा कर दिया, उलट कर दिया। तो भाई एपी के अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T5 इज इक्वल टू 7। अब जो आपने ये वैल्यूज कन्वर्ट कर ली, अब ये एपी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब आप एपी के फॉर्मुलाज को यूज करोगे, एपी पे आंसर निकालोगे और लास्ट में उसको कन्वर्ट बैक कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन हमें T9 की वैल्यू निकालनी है, देखो T2 की वैल्यू 3 है, T5 की वैल्यू 7 है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाई थी, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी वाली टर्म को पहले लिखोगे, उसको माइनस करवाओगे छोटी टर्म से, और नीचे डिवीजन के अंदर बड़ी वाली वैल्यू के नंबर ऑफ टर्म्स और माइनस करवाओगे छोटी वाली टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, है ना भाई। तो T5 की वैल्यू क्या है 7, T2 की वैल्यू क्या है 3, नीचे आ जाएगा 5 माइनस का 2, तो 7 में से अगर मैं 3 निकाल दूं क्या बचेगा 5, और 5 में से अगर 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, है ना भैया। तो आपके पास डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5/3 के। इस डी की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन, इस इक्वेशन इधर, इस इक्वेशन किसी में प्लॉट कर दीजिए। तो भाई देखो, अगर T2 की वैल्यू 3 के बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है T2 का, a प्लस डी इक्वल टू के बाद सिंपल 3 का 3, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/3, तो क्या बन जाएगा a प्लस का 5/3 इक्वल टू 3। तो भाई इस पूरी की पूरी टर्म में प्लस हो रही है, वहां पे माइनस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस का 5/3। मजीद सिंप्लीफाई करवाओगे कैसे करोगे, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, बट बेसिक मैथ्स है। नीचे आ गया 3 का 3, 3 9, 9 में से 5 निकाला तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा।
तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब आपसे अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आपको T9 की वैल्यू चाहिए, तो भाई T9 की वैल्यू कैसे निकालोगे? T9 का फॉर्मूला होता है a प्लस का 8d। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आ गई 4/3 प्लस का 8 एज इट इज। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 5/3। सिंप्लीफाई फर्दर करवा दूंगा, 4/3 का 4/3 प्लस का साइन 3 का 3 एज इट इज, 8 5 40 से फर्दर ऐड करवा दो, क्या बन जाएगा? 3 का 3 नीचे एज इट इज, ऊपर 40 का 40। तो T9 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 40 डिवाइडेड बाय 3 के। मगर आपने चूंकि अभी सारा काम एपी के अंदर करा है, तो ये जो आंसर आया है ये आंसर भी एपी के अंदर आया है। अगर मुझे इसको एचपी में आंसर निकालना है, तो एचपी में आंसर निकालने के लिए लास्ट में क्या करूंगा? इसको वापस से रेसिप्रोकेट करवा दूंगा। रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या? उल्टा कर दूंगा। तो एचपी के अंदर T9 की वैल्यू फाइनली ये होगी मेरे पास। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। देखो कभी भी एचपी का क्वेश्चन आएगा, दोबारा समझ लीजिए, कभी भी अगर आपके पास पेपर में एचपी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले एचपी वाली टर्म को आप एपी में कन्वर्ट करते हो। एपी में जब कन्वर्ट कर लेते हो, फिर एपी के फॉर्मुलाज को यूज करते हो। एपी के फॉर्मुलाज को यूज करके आपने ए और डी की वैल्यू निकाल ली, और फिर देन आपने T9 के ऊपर T9 की वैल्यू निकाल ली। ये जो आंसर आपके पास आया, चूंकि आपने एपी में कन्वर्जन कर दी थी, एपी के फॉर्मुलाज यूज करे, तो जाहिर सी बात है जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो भी एपी का मिलेगा। मगर क्वेश्चन हमसे एचपी में बात कर रहा था, एचपी के अंदर वैल्यू निकालने को कह रहा था, तो लास्ट में आंसर को कन्वर्ट बैक करवा दोगे एचपी के अंदर। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है? बच्चों वाली चीज है भैया। अच्छा, इसी तरीके से कभी भी आपके पास एचपी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सीक्वेंस हो, कोई सीरीज हो, आप उसको एपी में कन्वर्ट करवा के एपी के फॉर्मुलास में सॉल्व करते हैं, देन वापस उसको सेंड बैक करवाते हैं, रिजल्ट को वापस आप चेंज करवा देते हैं एचपी के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास खाली एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हार्मोनिक मीन वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हार्मोनिक मीन का वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जहां पे हमारे पास एचपी का अपना कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो भाई एचपी के अंदर फाइनली जो एक फॉर्मूला उसका अपना होता है, वो होता है सिंगल हार्मोनिक मीन का। यानी कि अगर आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स मौजूद हैं, इनके दरमियान अगर एक सिंगल हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट करता होगा, अगर आपके पास दो पर्टिकुलर नंबर्स हैं, इनके दरमियान अगर सिंगल हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट करता होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास एचपी का अपना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है H इज इक्वल टू सिंपल तरीके से 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, 2ab डिवाइडेड बाय a टू a प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि देखो, आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं 4,4,H,3, हमारे पास दो पर्टिकुलर टर्म्स है, इसको 8 कर लो यार। हमारे पास दो पर्टिकुलर नंबर्स आ रहे हैं, दो पर्टिकुलर टर्म्स आ रही हैं एचएम के अंदर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, एचएम के अंदर, हार्मोनिक मीन के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए सिंगल हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला क्या होता है? 2 का 2 फॉर्मूले का, a यानी कि पहला एक्सट्रीम नंबर, b यानी कि दूसरा एक्सट्रीम नंबर, क्या बन जाएगा? 4 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8। सिंप्लीफाई कर लो कि आपको एचएम की वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखिएगा हार्मोनिक मीन के अंदर सिर्फ सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर अगर हमारे पास कभी भी एन हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट आ जाए, क्या इसका क्वेश्चन कभी पेपर में आ नहीं सकता? एन हार्मोनिक मीन का बिल्कुल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है, बहुत मशहूर एमसीक्यूज है। एग्जामिनर कहता है इंसर्ट फोर हार्मोनिक मीन बिटवीन, इंसर्ट फोर हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 बाय 32। एग्जामिनर कहता है इंसर्ट फोर हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 बाय 2 एंड 1 बाय 32। ये एमसीक्यूज है भाई। अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो कुछ मासूम से बच्चे होंगे मुझे बुरा भला कहने लग जाएंगे कि भाई सर हाशिम ने तो कहा था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर उसका अपना कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। सर हाशिम ने तो कहा था सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का, अपना वो होता है सिंगल हार्मोनिक मीन का। तो यहाँ पे तो सर देखें एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई अगेन मैंने आपसे क्या कहा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर सिर्फ उसका अपना एक फॉर्मूला होता है जो होता है हार्मोनिक मीन का, बाकी सारे फॉर्मूलाज एपी के यूटिलाइज होते हैं। तो अगर आपके पास एन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ रहा है, भाई इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर कहता है आपसे कि आपके दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं 1/2 और 1/32, इनके दरमियान चार हार्मोनिक मीन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इनकी वैल्यूज क्या करनी है मेरे शागिर्दों? फाइंड करनी है। तो मुझे मालूम है अभी ये सीक्वेंस किसके अंदर है? एचपी के अंदर है। हमें मालूम है सीक्वेंस किसके अंदर है? एचपी के अंदर है। हमें यह भी मालूम है कि एचपी और एपी का रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इस पूरी सीरीज को उलट के लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी एपी के अंदर, अर्थमेटिक मीन के अंदर, है ना भैया? हमने क्या करा, हमने इस पूरी की पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो हमारे पास चूंकि एन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आ रहा था, और मुझे ये बात मालूम है कि एन हार्मोनिक मीन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने क्या करा, हमने सिंपल सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा, मीन की फॉर्म में लिखा, उसको रेसिप्रोकेट करवा दिया, ताकि
ताकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सिंपल फॉर्मुलाज को यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप डी निकालना चाहो, डी निकाल लो। डी की निकाल लो, डी कैसे निकालोगे भाई? डी की वैल्यू क्या होती है? डी की वैल्यू होती है बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। मेरे प्यारे शागिर्दों, बी की वैल्यू क्या है? बी बराबर है 32 के, ए की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। एन का मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स, तो कितना है? एन, 4, 4 प्लस का 1, 32 माइनस का 2 ऑब्वियसली 30 हो जाएगा, 4 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 6 आर 30, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 6 के बराबर मिल गया। अब आप चाहो तो नॉर्मल पैटर्न पे सॉल्व कर लो। नॉर्मल पैटर्न क्या होगा कि पहले आप a1 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस का d, a की वैल्यू पुट करोगे, d की वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। फिर आप a2 के लिए सॉल्व करोगे a प्लस 2d के ऊपर, फिर आप a3 के लिए सॉल्व करोगे a प्लस 3d के ऊपर। ये नॉर्मल मेथड है, ये नल्ले बच्चे इस पे सॉल्व करते हैं भाई। अगर मेरे शागिर्द तो इस पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक आसान शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आसान शॉर्ट ट्रिक, बड़े मजे की शॉर्ट ट्रिक है। जब d की वैल्यू मिल जाए तो उसको सिंपल तरीके से अपनी टर्म्स में इजाफा करते जाओ। लेट्स सपोज d की वैल्यू 6 है, तो अगर पहली टर्म मेरे पास 2 है, अगर पहली टर्म मेरे पास 2 है तो इस 2 में 6 का इजाफा करूंगा, अगला नंबर मिल जाएगा। 2 में 6 का इजाफा करूंगा तो क्या मिलेगा? 6 प्लस 2 बराबर होता है 8 के। फिर 8 में 6 का इजाफा करूंगा, क्या मिलेगा? 8 में अगर 6 का इजाफा करूंगा 14 मिलेगा, 14 14। फिर 6 का इजाफा करूंगा, अगला नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 14 प्लस 6 20 के बराबर होता है। फिर 6 का इजाफा करूंगा, क्या मिलेगा? 26। फिर 6 का इजाफा करूंगा, क्या मिलेगा? 32। तो देखो लास्ट नंबर अचीव हो रहे हैं, लास्ट नंबर्स हमें अचीव हो गए। एक्सट्रीम नंबर्स हमारे वेरीफाई कर रहे हैं। 2 में 6 का इजाफा करा, फिर 6 का इजाफा। हम ये 6 का इजाफा क्यों करेंगे? कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट द एपी, थ्रू आउट द एएम सेम रहेगा। अगर सीक्वेंस एपी का है, थ्रू आउट द सीक्वेंस अरिथमेटिक मीन आपका क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस रहेगा सेम आपका। बात नॉर्मल से कर चुके हैं। अब देखो ये जो सीक्वेंस हमने फाइंड किया, ये सीक्वेंस अभी एपी के अंदर है मेरे प्यारे शागिर्दों, एपी के अंदर है। हमें तो एग्जामिनर ने कहा था हार्मोनिक मीन निकाल लें, एचपी में काम करना है। तो वापसी क्या कर दूंगा? आंसर में इनको उलट करके लिख दूंगा। वापसी क्या कर दूंगा? आंसर में इनको उलट करके लिख दूंगा। वापसी क्या कर दूंगा? इनको आंसर के अंदर उलट करके लिख दूंगा। तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस आ गया, ये क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया सिंपल तरीके से हार्मोनिक मीन के ऊपर आ गया। कैसे सॉल्व करा दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, एग्जामिनर कह रहा था 4 अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने हैं इन दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान। ये दो मेरे एक्सट्रीम नंबर्स थे, इनके दरमियान 4 हार्मोनिक मीन्स मुझे इंसर्ट करने। भाई हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, तो मुझे मालूम है कि भैया इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता एन हार्मोनिक मीन का। हमें मालूम है कि एचपी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एपी का। तो हमने करना क्या? हमने सिंपल तरीके से रेसिप्रोकेट करवा दिया। हमने क्या करा? हमने इसको रेसिप्रोकेट करवा दिया ताकि ये एपी में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? एपी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सीक्वेंस एपी में आ गई, तो हमने एपी के फॉर्मुलास को यूज करा। हमने सिंपल तरीके से एपी के डी निकाल लिया। हमने फिर क्या करा? मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई। शॉर्ट ट्रिक बताई कि भाई पहली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, आपको फाइनली आपके चारों के चारों अरिथमेटिक मीन्स मिल जाएंगे। जब अरिथमेटिक मीन मिल गए तो मुझे मालूम है कि ये जो आंसर आया भी एपी में आया। हमसे एग्जामिनर ने कहा था कि आंसर किसमें होना चाहिए? एचएम के अंदर। हमने वापसी इसको आंसर में वहां पर रेसिप्रोकेट करवा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? लग गया तो सॉल्व हो गया, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। भाई चुटकी बजा के सॉल्व हुआ है, चुटकी बजा के। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? देखो ये जो मेरे लेक्चर्स का पहला हिस्सा होता है बिलियन डॉलर्स का होता है मेरे प्यारे शागिर्दों। आपको वो क्वेश्चन में करवाऊंगा जो भी किताब में भी आपको नहीं मिलेंगे, मगर पेपर में लाजमी आएंगे। और ये लेक्चर अगर आपने ले लिए तो कल को एप्टीट्यूड के अंदर आप इजीली कवर अप कर सकते हो। देखो अगर ये बात मैं बार बार बताता हूं तो उसके पीछे रीजन है मेरे प्यारे शागिर्दों। मैं नहीं चाहता कल को आप किसी माफिया के पास जाओ। आप घर पे बैठ के आराम से हर चीज की तैयारी कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट ईयर मैथ्स को सेकंड ईयर मैथ्स को तरीके से पढ़ लिया। तो भाई देखो ये जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये ना सिर्फ इकेट के लिए बल्कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? सारी चीज आपकी किताब में डिस्कस हुई हुई है, सारी बातें आपने पढ़ी हुई किताब के अंदर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है, किसका होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा बाय द वे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शायद मैंने बात नहीं बताई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दुनिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है, दुनिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दुनिया के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है पेपर के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है दुनिया में, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर को ऐड करने पे मिलता है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और फिक्स नंबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा बाय द वे, हमेशा जो सीक्वेंस के अंदर टर्म्स होती है, नेचुरल नंबर्स होती हैं, ये भी पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स यूज होती है कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सीक्वेंस के अंदर हमेशा नेचुरल नंबर्स की टर्म्स यूज हो रही होती हैं। और आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने में अचीव होता है। मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं 2, 4, 8, 16,
32। अब देखो ये जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा है, ये सीक्वेंस एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। आपने 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा 4 मिला, 4 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा 8 मिला, 8 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा 16 मिला, 16 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा 32 मिला। याद रखिएगा जीपी के अंदर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका फिक्स नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, कॉमन रहता है, सेम रहता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फिक्स नंबर है यानी कि कॉमन रेशियो है थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह हम लोगों ने एपी में बात पढ़ी थी कि एपी के अंदर हमारा जो फिक्स नंबर होगा कॉमन डिफरेंस वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहेगा। लेट सपोज आपके पास अगर एपी का कोई सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये एपी का सीक्वेंस है। इस एपी के सीक्वेंस को अगर गौर से आप देखो तो भाई आपने 2 में अगर 2 का इजाफा करा तो 4 बना, फिर 4 में 2 का इजाफा करा 6 बना, 6 में अगेन 2 का इजाफा करा 8 बना, 8 में 2 का इजाफा करा 10 बना। तो ये 2 जो है ये आपका फिक्स नंबर है जो आप ऐड करवाते जा रहे हो। तो भाई एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो फिक्स नंबर को ऐड करवाने पे मिलता है, जीपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पे मिलता है। ये बेसिक डेफिनेशंस है इनकी जो आपको मालूम होनी चाहिए। याद रखिएगा चाहे एपी हो, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है। ये बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लेवल के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म फॉर्मूला। इसका जनरल टर्म फॉर्मूला होता है टीएन से रिप्रेजेंट करवाओ, एएन से रिप्रेजेंट करवाओ, बात एक ही है। एएन इज इक्वल टू ए आर पावर में एन माइनस का 1। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और ऑब्वियसली 1 का 1 इट इज। ओके, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं लेट्स सपोज एक मासूम सा क्वेश्चन आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं 4 8 16 डैश 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 डैश। मैं आपसे कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ T7। अब जरा बात को समझिएगा, हमें कैसे पता चलेगा आया हमारा सीक्वेंस एपी के अंदर है, जीपी के अंदर है, एचपी के अंदर है। मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर तो सीक्वेंस एचपी के अंदर होता है तो एग्जामिनर नॉर्मली बताता है, हमेशा ही बताएगा, सही है ना, आपके लेवल के ऊपर। आपको खाली ये चेक करना होता है अपने सीक्वेंस को देख के, सीरीज को देख के, आए ये एपी में है जीपी में। याद रखिएगा इस जुमले को, मेरे हमेशा हमेशा बिलियन डॉलर्स का जुमला है। आपने चेक करना है अगर तो ये सीक्वेंस एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आएगा। लेट सपोज मैं 8 में से 4 निकालता हूं, क्या बचता है 4। मगर जब मैं 16 में से 8 निकालूंगा 4 नहीं बचेगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं हो सकता। जीपी चेक कर लेते हैं, जीपी क्या होता है, कॉमन रेशो। जीपी में हम कॉमन रेशो देखते हैं, अगर कॉमन रेशो थ्रू आउट द सीक्वेंस सीरीज सेम होगा तो जीपी का सीक्वेंस होगा। भाई 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 4 2 8। 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या होगा, 8 2 16। देखो कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है, जीपी का है। पेपर में बताया नहीं जाएगा एमसीक्यू उसके अंदर जीपी है या एपी है, आपसे कहा जाएगा सिंपल टर्म को फाइंड करो, रेशियो को फाइंड करो एंड सो ऑन। अब देखो T7 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे शागिर्दों, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। आपको आर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 2 के बराबर। मुझे मालूम है एग्जामिनर कह रहे हैं T7 की वैल्यू निकालो, इसका मतलब n किसके बराबर है, 7 के बराबर है। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, T7 इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा T7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 का 4 आ गया। आर क्या है, कॉमन रेशियो दैट इज 2, पावर में n माइनस का 1, तो 7 माइनस का 1 हो गया 6। सिंप्लीफाई करवा दो, 4 का 4 है, 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64, 64 के बराबर होता है। 64 का 64, 64 इंटू 4 किसके बराबर होगा, 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 256 के बराबर। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अच्छा तो भैया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगेन इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि आपको जीपी के अंदर 2 टर्म्स गिवन है। अच्छा ये क्वेश्चन जीपी में होगा, आपसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा जीपी के अंदर है, सही है ना। आपसे कहा जा रहा है कि T3 की वैल्यू बराबर है 2 इंटू 1/2 के और T5 की वैल्यू है 10 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है T7 की वैल्यू बताइए। यानी कि देखिए एग्जामिनर ने आपको T3 की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 2 इंटू 1/2 के, यानी कि होल नंबर फ्रैक्शन बेस फॉर्म के ऊपर है। हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 2 4 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। और आपको T5 की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 10 के बराबर गिवन है। हमें T7 की वैल्यू निकालनी है। देखो जीपी के अंदर एक शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो देखो मैं एमसीक्यूज के अंदर आपको कई सारी शॉर्टकट्स पढ़ाता हूं। ये शॉर्टकट्स आपको कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा, सही है, नहीं बिलियन डॉलर्स का शॉर्टकट है। याद रखिएगा आर की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट होता है कि जो भी बड़ी टर्म है उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय छोटी टर्म, और होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय बड़ी वाली टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स माइनस छोटी वाली टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स, है ना भैया। ये आर निकालने का एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर मुझे आर को निकालना है तो क्या करूंगा, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी टर्म कौन सी हमारी, ये T5 जो हमारी बड़ी टर्म है, तो T5 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और छोटी टर्म की पावर किसके बराबर है, 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। होल पावर में क्या आ जाएगा, होल पावर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बड़ी टर्म की
नंबर ऑफ टर्म्स माइनस छोटी टर्म की नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 5 माइनस का 3। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 10 टू 20 डिवाइडेड बाय 5, और होल पावर में क्या आ जाएगा, 5 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 1 5 5 4 20, तो क्या बन गया 4 की पावर हाफ, और 4 की पावर हाफ किसके बराबर होता है भाई, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो बेसिकली बाहर हाफ का हाफ है, इट इज इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। ये एक आसान शॉर्टकट होता है अगर आपको आर की वैल्यू को फाइंड करना है। नहीं तो आप चाहो तो ओरिजिनल मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई बड़ी पावर बड़ी टर्म डिवाइड बाय छोटी टर्म एंड दोनों तरफ से, तो मगर ये ज्यादा आसान मेथड होता है, विद इन सेकंड्स के अंदर आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास अब देखो आर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू जब आ गई, इस आर की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन नंबर 2 अब किसी में भी प्लॉट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है 5/2 के बराबर, है ना भाई 5/2 के बराबर है। T3 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए का ए एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू भी निकाली ना 2 के बराबर है, इक्वल टू के बाद 5 डिवाइडेड बाय 2 का 5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, इक्वल टू के बाद 5/2 का 5/2 एज इट इज, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 2 8, तो आंसर क्या आ गया 5/4, आंसर सॉरी 4 2 8 हो जाएगा ना यार, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे आ गया 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है 5/8 बन जाएगा, तो आपको आर भी मिल गया आपको ए भी मिल गया। एग्जामिनर क्या कह रहा था, क्या फाइंड करना है, T7 की वैल्यू को फाइंड करना है, T7 इजीली फाइंड कर सकते हो आप, T7 को फाइंड करना बहुत ही आसान है, T7 का फॉर्मूला क्या होगा AR की पावर 6, तो ए की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 8, आर किसके बराबर है 2, तो 2 की पावर 6, सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 2 की पावर 6 आप इजीली निकाल सकते हो, किसके बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, तो भाई 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 6 बराबर होता है 64 के, और बाहर 5 डिवाइडेड बाय 8 का 5/8 एज इट इज, 8 1 8 8 8 64, तो 5 8 क्या हो जाएगा 40, तो T7 की वैल्यू किसके बराबर होती है 40 के बराबर होती है। मैं चाहता तो आपको टर्म निकालने की एक और शॉर्टकट सिखा सकता था, बट वो आपके लेवल के ऊपर अब नहीं है, सही है ना भाई, कुछ चीजें एप्टीट्यूड के लिए छोड़ देते हैं, कुछ चीजें जब आप मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना इंशाल्लाह तो वहां पे सिखाऊंगा कुछ शॉर्टकट्स, क्योंकि यहाँ पे वो चीज इसलिए सिखा सकता है क्योंकि यहाँ पे वो आपके काम की नहीं है, आप अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को बुला दोगे, इसलिए बस मैंने एक शॉर्टकट आपको सिखाई है, वरना मैं एक और शॉर्टकट भी सिखा सकता था विद इन सेकंड्स के अंदर किस तरह T7 की वैल्यू आती है, बट वो एप्टीट्यूड के लिए छोड़ देते हैं, एप्टीट्यूड में इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको, सही है ना भाई। तो यहाँ तक की बात बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर है सबको कि भाई आपको दो टर्म्स गिवन थी, देखो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से ये दो टर्म्स हमारे पास गिवन थी, दो टर्म्स की वैल्यूज आपको गिवन थी, आपको थर्ड टर्म की वैल्यू को फाइंड करना था, आपने क्या करा सिंपल तरीके से शॉर्टकट को यूज करना है। शॉर्टकट क्या होता है हमारे पास आर के लिए, एक शॉर्टकट होता है कि भाई बड़ी वाली टर्म की वैल्यू ऊपर डिवाइड बाय छोटी वाली टर्म की वैल्यू ऊपर नीचे, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एन बी माइनस का एन सी। और सेकंड नंबर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज करा वो क्या करा कि भाई आर की जब वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में प्लॉट करवाओगे, प्लॉट करवाने पे ए की वैल्यू आएगी, अब जब ए भी आ गया और आर भी आ गया तो जो भी आपको रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करनी थी आपने सिंपल तरीके से उसका फॉर्मूला ओपन करवा के उसमें वैल्यू को फाइंड कर लिया, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं ना, इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा होता है वो आता है इसके अंदर जीपी के अंदर ज्योमेट्रिक सम का। हमारे पास जीपी के अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट आता है वो किस चीज का आता है, ज्योमेट्रिक सम का। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई जीपी के अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वो किसका एग्जिस्ट करता है, ज्योमेट्रिक सम का। अच्छा जब हम जीपी के सम की बात करते हैं तो जीपी के अंदर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सम के दो फॉर्मूलाज होते हैं। हमारे पास हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि जीपी के अंदर सम कैलकुलेट करने के दो तरह के फॉर्मूलाज हैं। ज्योमेट्रिक सम की जो बेसिक सीक्वेंस कह लो या बेसिक सीरीज कह लो वो क्या होती है, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल ए आर की पावर एन माइनस वन। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपके सामने सबसे पहले एक बेसिक सीरीज लिख दी है जीपी की, ये क्या कहलाती है, बेसिक सीरीज ऑफ जीपी, यानी कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीपी। हमारे पास जीपी के अंदर दो तरह के फॉर्मुलाज होते हैं। अगर तो कॉमन रेशो की वैल्यू एक ऐसी सीरीज गिवन है जिसमें कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जीपी के अंदर, हम यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज करोगे जब आपके पास एक ऐसी जीपी में सीरीज गिवन है जिसमें आर की वैल्यू कैसी है, कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है।
ऑन दी अदर हैंड अगर कभी भी आर की वैल्यू लेसर देन 1 होती है, अगर कभी भी आर की वैल्यू लेसर देन 1 होती है, तो फिर जीपी के अंदर हम सम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। ये दोनों फॉर्मूलाज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूलाज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला फॉर्मूला एक आप एक ऐसी सीरीज के ऊपर जीपी की यूज करोगे जब कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और दूसरा वाला फॉर्मूला उस वक्त यूज करेंगे जब कॉमन रेशियो की वैल्यू लेसर देन 1 होगी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं मालूम कि आर क्या है, अगर आपको आर के बारे में नहीं मालूम कि आर इधर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो यूज आप ऑल दोनों फॉर्मुलाज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, मगर हमेशा याद रखिएगा फॉर्मुला नंबर 1 यूज करेंगे हम लोग। हम लोगों ने दो बेसिक बातें पढ़ ली कि ज्योमेट्रिक सम हमारे पास दो तरह का होता है। अगर तो आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, उस सूरत में हम सम का कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे? पहला वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। और अगर आर की वैल्यू लेसर देन 1 हो, तो हम दूसरा नंबर का फॉर्मुला यूज कर रहे होते हैं। यानी कि आपको सीरीज गिवन होगी ज्योमेट्रिक के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप चेक करोगे, कॉमन रेशियो निकालोगे, अगर तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मुला, और अगर नहीं आएगा तो ये वाला फॉर्मुला। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन होगा जहां पे आपको ये पता ही नहीं होगा कि आर की वैल्यू क्या है। यानी कि जीपी के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको आर एक्चुअली फाइंड करना है, यानी कि ज्योमेट्रिक सम का क्वेश्चन आ जाए जहां पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप हमेशा पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको ये पता ही नहीं है कि आर की कौन सी आर की क्या वैल्यू है, आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ग्रेटर देन 1 वाला। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बिलियन डॉलर्स का एक एमसीक्यूज है कि भाई अगर आर की वैल्यू 1 हो जाए तो ये ज्योमेट्रिक कौन सी प्रोग्रेशन कहलाती है? अगर आर की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो ये आपके पास कैसी सीरीज कहलाएगी? याद रखिएगा, अगर आर की वैल्यू कभी भी 1 हो जाए तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है, जीपी की सीरीज नहीं होती। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक सीरीज बनाता हूं 2,2,2,2, या इसको 2+2+2+2+ कह लो, आप एक ही बात है, सही है ना? मैंने आपके सामने सिंपल सीक्वेंस रखा। मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर यहाँ पे आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? 1 के बराबर आएगी। और कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर। याद रखिएगा, कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर 0 के बराबर हो, या आसान भाषा में कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो ऐसी सीरीज एपी की सीरीज कहलाती है। जीपी के अंदर कभी भी, जीपी के अंदर कभी भी कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता। अगर जीपी के अंदर कॉमन रेशियो 1 है तो इसका मतलब वो सीरीज क्या, जीपी की नहीं है, गलत सॉल्व कर रहे हो। क्या कहा मैंने? कि मेरे प्यारे शागिर्दों, ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कभी भी आर की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। अगर आर की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उसका सिंपल सी बात है 0 के बराबर होगा। ये कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आइए जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी बात को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, 4 प्लस का 8 प्लस का 16 प्लस का डॉट 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 डॉट। मुझसे कहा जाता है ये सीरीज कैसी है? जीपी के अंदर है। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड दी सम अप टिल 11 टर्म्स, फाइंड दी सम अप टिल 11 टर्म्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है, कभी भी आपके पास जीपी के अंदर सीरीज का क्वेश्चन है, कॉमन रेशियो निकालना है। सही है ना भाई? कॉमन रेशियो कैसे निकालूं? अच्छा, बाय द वे यहां से मैं जीपी भी रिमूव कर देता हूं, सही है ना? आपको नहीं मालूम ये सीरीज एपी की है जीपी की है, पहले चेक कर लेते हैं। भाई 8 में से 4 निकालूंगा 4 आएगा, मगर 16 में से जब 8 निकालूंगा तो 4 नहीं आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज क्या होगी? जीपी की होगी। चेक कर लीजिए, 8 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होगा? 8 डिवाइडेड बाय 4 बराबर होता है 2 के, यानी कि कॉमन रेशियो बराबर है किसके? 2 के। 16 बाय 8 भी किसके बराबर होगा? 2 के। इसका मतलब कॉमन रेशियो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यानी कि कहने का मकसद क्या है? कॉमन रेशियो सिमिलर आ गया। सीरीज किसकी है? जीपी की है। अब देखो कॉमन रेशियो कैसा है? ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला वाला फॉर्मूला। क्या कहता है पहला फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। सिंप्लीफाई कर देंगे भैया। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक शॉर्ट ट्रिक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 4 के बराबर, सही है ना? कॉमन रेशियो गिवन है 2 के बराबर, तो सम निकालना है 11 टर्म्स तक का, तो S11, सही है ना? ए की वैल्यू क्या है? 4 के बराबर। आर की वैल्यू क्या है? आर क्या है? 2 के बराबर, पावर में एन, एन क्या? 11 माइनस का 1 एज इट इज। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? आर माइनस का 1, यानी कि 2 माइनस का 1, तो 4 का 4 एज इट इज। 2 की पावर 11 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2048 होगा। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर। 2048 माइनस का 1 इट इज, 2 माइनस का 1 1 हो गया। सिंप्लीफाई करवा दो भैया। 2048 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 2047, और इंटू 4 का 4 एज इट इज। तो आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, आंसर आ जाएगा, जो कि साफ दिख रहा है। 7 4 28 का 8, 2 कैरी 4 4 16, 17 18 का 8, और 1 और 2 4 4 2 हमारे पास सिंपल तरीके से 8 का 8 आंसर आ गया। 8188 सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सही है ना भैया? क्वेश्चन क्या हो गया? सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई परेशानी की बात, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, इसमें कोई मसले की बात? बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा भाई,
इसी तरीके से हमारे पास जब हम जीपी के सम की बात करते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्रिक के सम के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये कहलाता है सम टू इन्फिनिटी। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सम टू इन्फिनिटी। मेरे प्यारे शागिर्दों, सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर कभी भी हमारे पास एक ऐसा सीरीज आ रही हो जो कि इन्फिनाइट डिक्रीज कर रही हो, जो कि क्या कर रही हो? इन्फिनाइट डिक्रीज कर रही हो, और हमें ऐसी सीरीज का सम निकालना हो, तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को जीपी में कहा जाता है सम टू इन्फिनिटी। याद रखिएगा, सीरीज कैसी हमेशा होगी? जीपी की सीरीज होगी। सीरीज कैसी होगी? जीपी की होगी। सीरीज की खास बात क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज होगी। और इनफाइनाइट सीरीज भी कैसी होगी? डिक्रीज करने वाली होगी, यानी कि हर गुजरती टर्म अगली टर्म से छोटी होगी। सम टू इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट के लिए कंडीशन होती है इन तीनों चीजों का पूरा होना, कि भाई तुम्हारे पास सीरीज जीपी की होगी तभी सम टू इन्फिनिटी अप्लाई कर सकते हो। इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होना चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास जो सीरीज गिवन हो वो इन्फिनिटी के ऊपर जा रही हो और डिक्रीज कर रही हो, यानी कि हर गुजरती टर्म अगली टर्म से छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं रफली, कि लेट सपोज आपसे मैं कहता हूं 1/5 प्लस का 1/10 प्लस का 1/20 प्लस का डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन आपको दो बातें बता रहे हैं। देखो बेटा मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं क्लास के अंदर अगर बार बार आपको एमसीक्यूज बताता हूं, डिफरेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूं, ये एमसीक्यूज अभी किताब में मौजूद नहीं है, मैं अलग से करवा रहा हूं। पास पेपर्स के ये एमसीक्यूज, इंटरमीडिएट पास पेपर्स के, एप्टीट्यूड के पास पेपर्स के, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो भाई लेक्चर खुद भी देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, उन्हें बताना है कि सराशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। सही है ना भैया? तो अब देखो इस क्वेश्चन को देख के क्या पता चल रहा है? दो बातें पता चलती हैं अव्वल नंबर के ऊपर। पहली बात तो ये पता चलती है कि भाई देखो, आपके पास ये पहली जो टर्म है और जो दूसरी टर्म है और फिर तीसरी टर्म है, हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से छोटी है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? सर 5 तो बड़ा नंबर है, तो सर 5 के बाद देखें 10 आ रहा है, 10 बड़ा होता है 5 से। मेरे प्यारे शागिर्दों, डिनोमिनेटर के अंदर, डिवीजन के अंदर अगर वैल्यू आपके पास इंक्रीज करती जाए, डिवीजन में अगर वैल्यू इंक्रीज करती जाए, तो वो वैल्यू ओरिजिनली उतनी छोटी होती जाती है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि 1/2 और 1/4 क्या होता है? 1/2 कहते हैं 0.5 को, 1/4 कहते हैं 0.25 को। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, डिनोमिनेटर में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू उतनी छोटी होती जाती है। तो अब देखो क्वेश्चन है 1/5 प्लस का 1/10 प्लस का 1/20 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बहुत आसान सा पैटर्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि हमने करना क्या है, हमने बहुत बेसिक सी मैथ्स करनी है। और किस पैटर्न के ऊपर की एक चीज तो हमें पता चल गई कि इस क्वेश्चन के अंदर हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से कैसी है? छोटी है। और दूसरी बात पता चल गई कि भाई इंफिनिटी की टर्म आ रही है। और तीसरी बात क्या पता चल गई? कि सीक्वेंस कैसा है? जीपी का। कैसे पता चला ये सीरीज जीपी की है? आइए चेक कर लेते हैं, कॉमन रेशियो निकाल के चेक करेंगे। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लीजिए, तो 1/10 डिवाइडेड बाय 1/5। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर लिखी जाती है। तो भाई 5 1 5 और नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या बन गया? आर की वैल्यू यहां से आ रही है 1/2, यहां से भी चेक कर लीजिए। भाई अगर मैं 1/20 को डिवाइड करवाऊं 10/1 से, तो क्या बन जाएगा? यहां से भी 20 ही आएगा। तो कॉमन रेशो दोनों तरफ से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और कॉमन रेशो, एक और चीज जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, कि सम टू इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर आर की वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 होगी। आर की वैल्यू कैसी होगी? हमेशा लेसर देन 1 होगी। कि इन्फिनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर जो कॉमन रेशियो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। देखो छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यूज के अंदर आएंगी और आपको सॉल्व करनी होंगी। क्या कहा मैंने? आर के अंदर हमेशा आर की वैल्यू कैसी होगी? सम टू इन्फिनिटी के अंदर 1 से छोटी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, डिक्रीजिंग सीरीज है, हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से छोटी है, तो जाहिर सी बात है जो आर आपको मिलेगा वो लेसर देन 1 ही मिलेगा हमेशा। सही है ना भाई? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। ये फॉर्मूला किसका है? सम टू इन्फिनिटी का। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके पास सिंपल ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास 1/5 के बराबर है ना भाई? 1/5 के बराबर है ए की वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो किसके बराबर आया? 1/2 के बराबर आया। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। ए की वैल्यू क्या है? 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। आर की वैल्यू है हाफ। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा? 1/5 का 1/5, 1 माइनस का हाफ, एक में से हाफ निकालो, हाफ ही बचेगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 2/5। क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया? 2/5 आ गया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात, कोई मसले की बात? क्लियर है भैया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आपके इंटर साइड पे भी मौजूद है और एप्टीट्यूड के अंदर भी, और आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बहुत आता है। एग्जामिनर आपसे कह देगा
आपको एक सीरीज दे देगा इस तरह की, एग्जामिनर बोलेगा सॉल्व करो, एग्जामिनर ने आपको ये वाली सीरीज दे देनी है, एग्जामिनर क्या बोलेगा, इसको सॉल्व करो, सही है ना भैया। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है क्वेश्चन, ये वाला बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। अब हमारा बच्चा इतना मासूम होता है, उसको पता ही नहीं होता क्वेश्चन क्या गिवन है। मेरे प्यारे शागिर्दों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपको एक पर्टिकुलर नंबर्स गिवन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जाहिल बच्चे को तो ये लगेगा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हुआ है, जिसने किसी ढंग के टीचर से पढ़ा हुआ है, उसको मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। वो बोलेगा कि भाई हमें हमारे सर ने पढ़ाया था, मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी दुनिया के अंदर सेम बेस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस को एक ही बार लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाती है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, नीचे वाली टर्म सबकी सिमिलर हो, तो नीचे वाली टर्म को एक ही बार लिखोगे और पावर क्या हो जाएगी, ऊपर ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऊपर ऐड हो जाएगी। मैथ्स के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज कर लेना है, मैथ्स के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज कर लेना है। बेस को एक ही बार लिखेंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, कर लिया ये काम। अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से देखो, ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ऊपर हमारे पास अब बन गया सम टू इन्फिनिटी। कैसे सम टू इन्फिनिटी? कि भाई देखो, हर गुजरती टर्म अगली टर्म से क्या है, हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से छोटी आ रही है। एक कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन इन्फिनिटी के ऊपर जा रही है, तीसरी कंडीशन आर की वैल्यू लेसर देन 1 होगी। चेक कर लीजिए, 1/4 को अगर आप 1/2 पे डिवाइड करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली 1/2 ही आएगा। कैसे? चेक कर लेते हैं यार। भाई देखो, ये नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके जब मल्टी रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाएगी तो क्या बन जाएगा, 2 1 से 2 से 4, तो क्या बन जाएगा, 1/2 ही बन रहा होगा। सही है ना भैया? तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ के बराबर मौजूद है, और कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है, वो भी हाफ के बराबर मौजूद है। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। ए की वैल्यू क्या है, हाफ, 1 माइनस का आर, आर की वैल्यू क्या है, हाफ, 1 में से हाफ निकालोगे क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, सम टू इन्फिनिटी का 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये जो पूरी की पूरी इन्फिनिटी की सीरीज गिवन थी, इसका सम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो क्या बन गया, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 को आप सिंपल 5 भी लिख सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल 5 होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया। कैसे सॉल्व करा कि आपको पावर के अंदर सम टू इन्फिनिटी की सीरीज बन गई, आपने सिंपल सीरीज को सिंप्लीफाई करवाया, पूरी इन्फिनिटी की सीरीज का आपने सम कैलकुलेट कर लिया, किसके बराबर आया, 1 के। तो इस पूरी सीरीज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता था, तो मैंने 1 लिख दिया। तो 5 की पावर 1 क्या होती है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 1 हो वो सिंपल तरीके से लिखा जाता है ना मेरे बच्चा? याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 हो, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 आंसर 1 होता है। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 आंसर 1 होता है। और अगर कोई सिंपल नंबर लिखा हुआ, कोई भी सिंपल नंबर लिखा है, उसमें कुछ भी नहीं, कोई पावर आपको नहीं दिख रही, तो इसका मतलब पावर 1 होती है। ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। यानी कि लेट सपोज अगर मैं सिंपल ए लिखता हूं, ए के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई पावर दिख रही है आपको ए के ऊपर, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो ए की पावर इसका मतलब क्या, 1 के बराबर है। और अगर मैं ए की पावर स्पेसिफिकली 0 लिखूंगा, तब इसका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 आंसर 1 होता है, और दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर कोई भी पावर गिवन ना हो तो पावर 1 होती है। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सिंपली सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का। हमारा बस पे टॉपिक भी अपने मंतकी अंजाम पे जाएगा। बिलियन डॉलर्स का एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। लेट सपोज ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप नस का टेस्ट दोगे, एनईटी का टेस्ट दोगे, आईबीए का टेस्ट दोगे, फास्ट का टेस्ट दोगे, जीआईकेआई का टेस्ट दोगे, प्यास का टेस्ट दोगे, वहां पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, बेतहाशा पूछा जाता है, आपके लेवल का क्वेश्चन है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं जीपी के अंदर। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद है किसके अंदर, जीपी के अंदर। मुझे बताइए कॉमन रेशो की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का है, और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आधे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, हालांकि है मिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन। कैसे कि यार देखो, आपको 3 टर्म्स गिवन है, एग्जामिनर कहता है तीनों टर्म्स किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। सॉल्व कैसे किया जाएगा, बेसिक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करने का पैटर्न वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने जीपी पढ़ाते हुए आपको बताया था, कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में गिवन है तो बताओ कॉमन रेशो क्या होगा, एक्स क्या होगा। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एपी में भी आ सकता है कि 3 टर्म्स गिवन होंगी, कहा जाएगा कि भाई वेरिएबल की वैल्यू बताओ और सिंपल तरीके से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, उनकी बेसिक डेफिनेशन होती है। कैसे? क्या देखो, अगर ये तीनों टर्म्स जीपी के अंदर मौजूद हैं, आपको ये बात मैंने बताई थी कि जीपी की सबसे खास हथियार क्या होता है, जीपी की सबसे खास बात क्या होती है कि थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशो सिमिलर रहेगा। यानी कि अगर मैं पहली 2 टर्म्स का कॉमन रेशो निकालूं तो वो हमेशा सेम आएगा, और लास्ट की 2 टर्म्स का कॉमन रेशो निकालूं वो भी सेम आएगा। यानी कि लेट सपोज अगर मैं पहली 2 टर्म से जो कॉमन रेशो निकालूं उसको R1 कह दूं, और लास्ट की 2 टर्म से जो कॉमन रेशो निकालूं उसको R2 कह दूं, तो हमें ये बात मालूम है कि अगर तो ये सीक्वेंस जीपी का है, जो कि क्वेश्चन में कहा हुआ है जीपी का है, हमें ये बात मालूम है कि R1 और R2 हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बेटा, इस कॉन्सेप्ट को तरीके समझिएगा। क्या कहा मैंने, अगर ये 3 टर्म जीपी के अंदर है तो भाई ये बात अकॉर्डिंग टू द जीपी, अगर जीपी के अंदर मौजूद है तो ये बात जीपी कहता है कि भैया
तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो क्या रहता है, सिमिलर रहेगा। यानी कि पहली दो टर्म्स का जो कॉमन रेशियो होगा और पहली और आखिरी टर्म्स का कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। R1 क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। R2 क्या होगा, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, क्या बन जाएगा, 6 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सही है ना भाई। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू के बाद 6 माइनस का एक्स स्क्वायर। तमाम एक जैसे टर्म्स को एक साइड पे शेयर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, देखो भाई यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करवा देते हैं। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करोगे भाई, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके दो पर्टिकुलर चीजों में ब्रेक कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, सही है ना भैया। मिडिल टर्म को ब्रेक करवा दिया। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3। लास्ट की दो टर्म से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए, एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पे सपोज कर लेते हैं। तो भैया एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एक आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई नेगेटिव का 3, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब हम अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, आयोटा रूट 3। आयोटा रूट 3 नेगेटिव का रूट क्या होता है, आयोटा के फॉर्म में आएगा ना। और एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू यहां से एक्स से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के 2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कौन सा कंसीडर होगा, ये वाला। याद रखिएगा सीक्वेंस हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इट कैन नेवर बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हमारे पास जो आयोटा वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनली, प्लस माइनस का रूट 2। आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का रूट 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का रूट 2। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो देखो ये वाला जो सारा काम कर रहा है इसमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, तो बेसिक मैथ्स है, ये तो क्लास चौथी जमात का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। असल चीज समझने वाली ये कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चन एपी में भी आ जाते हैं, जीपी में भी आ जाते हैं, कि आपको तीन टर्म्स गिवन होंगी, आपसे कहा जाएगा कि भैया सिंप्लीफाई करो। आपसे कहा जाएगा कि भाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको ये बात मालूम है कि भाई थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो भाई हमने क्या करा, पहले दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकाल लिया और लास्ट की दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकाल लिया, दोनों को आपस में इक्वेट करवाया क्योंकि कंडीशन होती है, सिंप्लीफाई करवा दिया, सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी सीक्वेंस का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा सीक्वेंस के अंदर नेचुरल नंबर होती है। डोमेन एंड रेंज जो होती है हमारे पास सीक्वेंस की हमेशा नेचुरल नंबर के ऊपर होती है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रख नहीं सकते सीक्वेंस के अंदर, सही है ना भैया। नॉर्मल नंबर हमारे पास सीक्वेंस के अंदर होते हैं। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आता है ज्योमेट्रिक मीन का। एक सेकंड लास्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फिर हम फाइनली किताब के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को मूव कर रहे होंगे। तो अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इंटरमीडिएट की बात कर लें चाहे एप्टीट्यूड की बात कर लें, बहुत ज्यादा पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब देखो इस एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगेन हमारे पास दो तरह के मीन आते हैं। एक आता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। तो भाई सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के मायने क्या है, कि अगेन अगर हमारे पास दो पर्टिकुलर एक्सट्रीम नंबर्स हो और उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का होना, कि हमारे पास अगर दो एक्सट्रीम नंबर्स हो उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन आ रहा हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर। कि अगर दो पर्टिकुलर नंबर्स हो, एक्सट्रीम नंबर्स हो, इनके दरमियान हमारे पास क्या हो, एक ज्योमेट्रिक मीन हो, तो इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी के। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहा जाता है एन ज्योमेट्रिक मीन। इसको क्या कहा जाता है, एन ज्योमेट्रिक मीन। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि अगर आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं, अगर आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स हैं और उनके दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करते हो, एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करते हो, तो ये कहलाता है एन ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ये कहता है कि अगर आपके पास दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान एक ज्योमेट्रिक मीन खाली एग्जिस्ट करता होगा तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर दोनों एक्सट्रीम नंबर्स। वाइल एन ज्योमेट्रिक मीन के मायने ये होते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करते हो दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान, तो ये एन ज्योमेट्रिक मीन कहला रहा होता है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है या पैटर्न होता है बहुत सिंपल सा होता है, कि भाई आर को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी शॉर्टकट बेस्ड फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ये आर को फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, सही है ना। अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आएंगे तो रेशियो को फाइंड करने का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अब इसको यूज कैसे करते हैं भी सारी बातें समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक एमसीक्यूज देखते हैं। मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि एक ज्योमेट्रिक मीन है, इंसर्ट अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इंसर्ट अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 64। इंसर्ट अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 64, यानी कि 4 और 64 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सी बात है। हमें मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का रूट के अंदर ए बी।
चूंकि एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात की जा रही है तो वो इन दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान है। ये एक्सट्रीम नंबर 1 आ गया, एक्सट्रीम नंबर 2 आ गया। सिंपल तरीके सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए की जगह पे 4 आ गया, बी की जगह पे 64 आ गया। सिंप्लीफाई कर दो, 464 उधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √256 के बराबर। और √256 क्या होता है आपके पास, प्लस माइनस का 16। √256 क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस का 16। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, बात थोड़ी चेंज कर दूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि लेट सपोज हमसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 243। इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 243। यानी कि एग्जामिनर आपसे ये बात कहता है कि तीन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया जाए 3 और 243 के दरमियान। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या पैटर्न है। अगेन बहुत बेसिक सा पैटर्न है। आपको कहा जा रहा है आपकी बारी के अंदर कि आपको थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है 3 और 243 के दरमियान के ऊपर। देखो सॉल्व करने का तरीकेकार बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप कॉमन रेशो निकाल लो। कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मुला मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मुला होता है R इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय n+1। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो भैया देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास है 243 के बराबर, ए बराबर है किसके, 3 के। तो क्या हो गया हमारे पास 243 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर में 1 डिवाइडेड बाय n+1। n की वैल्यू क्या है, 3+1, यानी कि n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो क्या हो जाएगा, 243 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 81। 243 को 3 पे डिवाइड करवाओ 81, और 1 डिवाइडेड बाय 4। मेरा बेटा 81 किसके बराबर होता है, 81 बराबर होता है 3 की पावर 4 के। होल पावर में क्या, 1/4, तो 4 से 4 कट गया। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। सबसे पहले आपने कॉमन रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो आपको फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन नंबर 1 निकालना है। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन आपको एग्जामिनर ने बताया हुआ है ना कि आपको ये दो एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है 3 और 243, दो एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है। इनके दरमियान में आपको तीन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है इनके दरमियान में। तो देखो अगर मेरा पहला नंबर 3 है तुम, और कॉमन रेशो क्या है, वो भी 3 के बराबर है। हमें मालूम है कि जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो 3 अगर पहला नंबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 9 3 18 हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई, सॉरी क्या हो जाएगा, आप 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 × 3 27। फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्या हो जाएगा, 81। और जब मैं 81 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखो टेक्निकली दोबारा से 243 बन गया। जो हमारा लास्ट एक्सट्रीम नंबर था वो इट इज वेरीफाइड भी हो गया, आपका लास्ट एक्सट्रीम नंबर था वो वेरीफाइड भी हो गया। पहले एक्सट्रीम नंबर से आपने कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट किया और आपके लास्ट एक्सट्रीम नंबर की वैल्यू भी सेम आ गई। कहने का मकसद क्या है कि ये एक शॉर्टकट होता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू को फाइंड करने का। कि भाई ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू को फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले आप आर की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। आर फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपने कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले आपने आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब आपने आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो देखो आपको दो एक्सट्रीम नंबर्स गिवन थे, आपने वो रख दिए। अब आपको मालूम है, अब आपको ये बात मालूम है मेरे प्यारे शागिर्दों कि हमारे पास जो जीपी होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर, ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आपको जो नेक्स्ट नंबर मिलता है वो आर से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा होता है। तो हमने क्या किया, हमने जो पहला नंबर में गिवन था उससे आर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया, 9 मिल गया। फिर नेक्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 मिल गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे तीनों नंबर क्या होगा, निकल कर आ गए। अब देखो अगर मैं इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास लास्ट एक्सट्रीम नंबर वेरीफाई भी कर रहा है। इस तरीके से हमारा ये वेरीफाई भी हो गया कि भाई 243 मेरा एक्सट्रीम नंबर था, वो भी एग्जैक्टली मुझे मिल गया। कहने का मकसद है कि विद इन सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इंटर वाला मेथड यूज करोगे जो आपको मैंने इंटर के अंदर नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ये आपको मैंने शॉर्टकट के ऊपर पढ़ा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देना चाहता हूं। हमारे पास किताब के अंदर और आपके लेवल के ऊपर एक कॉन्सेप्ट और होता है। अगेन ये कॉन्सेप्ट भी पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है। ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। टॉपिक आ रहा है सीक्वेंस सीरीज के अंदर। मेरे प्यारे शागिर्दों, ये लेक्चर जिंदगी भर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एप्टीट्यूड की तैयारी करो, चाहे आप इंटरमीडिएट के अंदर आज बैठे हुए हो, आपने अगर ये लेक्चर्स दे लिए तो आप तमाम कराची के कॉलेजेस के, सिंध के कॉलेजेस के, और कल को इंशाल्लाह एनईडी के, नस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने लेक्चर तरीके से ले लिया। अब ये टॉपिक भी आपकी किताब में मौजूद है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट। आपने इंटरमीडिएट के अंदर जो अपनी किताब में कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपने ओरिजिनल मेथड पढ़ा है, बट जब आप हाशिम जिया से पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में हाशिम जिया से पढ़ रहे हो, तो आपको शॉर्टकट वे में सिखा देता हूं कि इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक पे कैसे किया जाएगा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स के मायने क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा क्वेश्चन आ गया 0.3333333333, ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर में लिख दीजिए 0.3333 किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर। नॉन
टर्मिनेटिंग का या फिर रिकरिंग डेसिमल्स के मायने क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि क्या हो, रिपीट हो, ऐसे नंबर जो कि इंफिनिटी तक क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या फिर इनको रीअकरिंग डेसिमल कहलाता है। ये टॉपिक कल को नस्ट लेवल के पोर्शन में आता है भाई, नस्ट के पेपर्स में आता था, बट अब एनईटी के अंदर भी आएगा, फास्ट के अंदर भी आता है, आईबीए के अंदर भी आता है, बेतहाशा आता है। आपके इंटरमीडिएट की किताब के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, आपके इंटर के पेपर्स के अंदर भी इसके एमसीक्यू अब आ रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह। भाई कैसे सॉल्व करोगे, इसकी शॉर्टकट है। हमने वहां पे देखा था कि भाई इसको आपने सम टू इंफिनिटी के फॉर्मुलास पे सॉल्व किया था, बट यहाँ पे आपको मैं बड़े मजे की शॉर्टकट सिखाऊंगा, बहुत मजे की शॉर्टकट है कि भाई बहुत दफा इन क्वेश्चंस को, ये जो आपके पास इस तरह के डेसिमल्स होते हैं, इनको एग्जामिनर ऐसे करके लिख देता है कि 0.3 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। इस डॉट के मायने क्या होते हैं कि ये नंबर रिपीट कर रहा है। इस डॉट के मायने क्या होते हैं कि ये नंबर, ये जिस नंबर के ऊपर ये डॉट आ रहा है, ये पर्टिकुलर नंबर इनफिनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इसको इतनी दफा लिखने के बजाय एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से लिख देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत दफा देखा होगा कि लेट सपोज आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 0.45454545, इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है 0.45 के ऊपर दो डॉट। इसके मायने क्या है कि भाई ये 4 और 5 जो है ये इनफिनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो एग्जामिनर ने इस चीज को लिखने से बहुत बेहतर समझता है कि इसको ऐसे लिख दिया जाए। ये इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर रीअकरिंग डेसिमल्स के नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाएगा, आपसे एग्जामिनर कहेगा कि भैया देखो, आपसे एग्जामिनर कहेगा कि भाई आपके पास क्वेश्चन गिवन है 2.1 और 2 के ऊपर ये आ गया, डॉट आ गया। एग्जामिनर कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, एग्जामिनर ऐसे एमसीक्यूज में दे देगा, या फिर एग्जामिनर बोलेगा फाइंड द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एग्जामिनर कह देगा। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इतने परेशान होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन का सम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उन्हें पता ही नहीं होता कि सम कैसे निकालना है। वो समझते हैं कि भाई जो इंटर में उन्होंने तरीका पढ़ा है कि सम टू इन्फिनिटी वाला, उस पर सॉल्व करेंगे। नहीं, उस पर सॉल्व नहीं करोगे, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। मगर अगर शॉर्टकट सीखोगे तो शॉर्टकट सीखने के लिए आपको अपने आप से वादा करना है, और वो वादा किया है कि भाई शॉर्टकट को आप आगे फर्दर 3 दोस्तों को लाजमी सिखाओगे। क्योंकि भाई अगर आप किसी की मदद करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। तो आपने अपने दोस्तों को भी ये शॉर्टकट सिखाना है, विद इन सेकंड्स में आंसर आ जाएगा एमसीक्यूज के अंदर। और एमसीक्यूज में असल चीज टाइम सेव करना ही होता है। देखो भाई, शॉर्टकट के स्टार्ट में एक मजे की चीज लिखूंगा, और ये मजे की चीज क्या है, जितने रिपीटिंग नंबर उतने 9। अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्या लिखा मैंने, जितने रिपीटिंग नंबर उतने 9, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर उतने 0। इस चीज को बस मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, अभी आपको समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 2.12 के ऊपर डॉट, यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई, ओरिजिनली ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बेसिकली है 2 पॉइंट और 2 के ऊपर डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है कि भाई इसका सम टू इन्फिनिटी बताओ क्या होगा। हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब कैसे करते हैं सॉल्व, उसकी बड़ी मजे की कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, जो भी डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको आप सिंपल तरीके से बड़ा से करके लिख दो, जो भी डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको बड़ा से करके लिख दो, और फिर लगाओ बीच में एक डिवीजन का सिंबल। अब देखो, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको लिख दो, चाहे वो रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको एडिट लिख दो, और उसमें से सबट्रैक्ट करवाओ नॉन रिपीटिंग नंबर। यहां पे नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 1 2 डॉट में से नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, सिर्फ 1 है। तो यानी कि क्या करवा दो, ये सबट्रैक्ट करवा दो, करवा दिया। और डिवीजन के अंदर आपने क्या करना है, डिवीजन में बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होता है। डिवीजन के अंदर इस चीज को यूज करोगे, जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9, डिवीजन में जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9। कितने रिपीटिंग नंबर है, एक ही रिपीटिंग नंबर है तो एक ही 9 आएगा, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है उतने 0। तो एक ही यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल के बाद देखते हैं भाई रिपीटिंग नंबर नॉन रिपीटिंग, तो एक ही नॉन रिपीटिंग नंबर है तो 0 आ गया। तो फाइनली सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 का 2 एडिट, 12 में से 1 गया 11, 90 का 90 एडिट। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, ये होल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तो 90 इंटू 2 180, 180 प्लस का 11। भाई इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हो, ये वाली फॉर्म है, बचपन में सीखा होगा कि पहले नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इसमें ऐड करवा दो, 3 2 6, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 3 बन गया। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, 90 इंटू 2 180, 180 प्लस का 11, क्या बन गया, 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 1 11, 100 191 डिवाइडेड बाय 90। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा 191 डिवाइडेड बाय 90। सही है ना भाई, ये आपका फाइनली आंसर होगा। कैलकुलेटर पे डाल लीजिएगा 191 90 किसके बराबर आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, बात को फर्दर समझते हो सकता है किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो, बच्चा कह रहा है पता नहीं आपने क्या कर दिया। तो भाई ये एक शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट $1,000,000 की है, $1,000,000 की। आपको और कोई टीचर नहीं सिखाएगा मेरा बेटा, ये आपको मैथमेटिक्स में हाशिम साहब पढ़ने को मिल रही है, तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है। दोस्तों को आपने लाजमी बताना कहां सीखी है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने का तरीकेकार, पढ़ने का पैटर्न बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर ये देखना है कि भैया आपको क्या चीज गिवन है।
आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर डेसिमल से पहली जो भी वैल्यू गिवन है उसको बड़ा सा करके लिख देना है। सर लिख दिया, अब क्या करें? अब डेसिमल के बाद आप क्या करोगे? एक डैश बनाओगे, डिवीजन का सिंबल बनाओगे, बना दिया सर। डेसिमल के बाद वाले जो भी नंबर है उनको एज इट इज लिख दो, लिख दिया सर। माइनस करवाओ नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 है, उससे माइनस करवा दिया। और डिवीजन के अंदर जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9। कितने रिपीटिंग नंबर है? एक ही रिपीटिंग नंबर है तो एक ही 9 आएगा। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है डेसिमल के बाद उतने 0। ये आ गया, सिंप्लीफाई करवा दो। क्या बन गया? 23 में से 2 निकालूंगा, 21, 21/9। 9 1 जा 9, 9 + 1 21। ये बन जाएगा आपके पास सिंपल किसके बराबर? अच्छा सॉरी 90 है, आई एम सो सॉरी 90 था ना यार। 19 1 जा 90, 90 प्लस का 21 क्या बन जाएगा? ये हो गया 111। 111 डिवाइडेड बाय 90, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मुश्किल वाला जरा क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज 2.123 और 2 पे भी डॉट है, 3 पे भी डॉट है। इसका मतलब क्या है? 2 और 3 दोनों रिपीटिंग नंबर्स हैं। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी डेसिमल से पहले वाला नंबर उसको बड़ा करके लिख दोगे, डिवीजन का सिंबल बनाओगे। अब डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओगे नॉन रिपीटिंग नंबर को। नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पे कौन सा है? ये 1 है, तो 1 आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है। डिवीजन के अंदर जितने जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 आएंगे। इस क्वेश्चन में 2 रिपीटिंग नंबर्स हैं, 2 9 आएंगे। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 0 आएंगे। कर लिया भैया। क्या बन गया? ये 2 इंटू 123 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 122 डिवाइडेड बाय 990। 990 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ पहले। 990 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन गया? 1980। 1980 में 122 का इजाफा कर दो। 122 किसके बराबर होगा? 2102 के। तो क्या आ गया आंसर? 2102 डिवाइडेड बाय 990। सही है ना भाई? सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। विद इन सेकंड्स के अंदर आंसर आएगा भाई, विद इन सेकंड्स के अंदर। कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। लेट सपोज मैं कहता हूं 23.459, 23.459, यहाँ पे 9 के ऊपर भी डॉट है, 5 पे भी डॉट है। मुश्किल क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल से पहले जो भी नंबर आ रहा है सिंपल तरीके से उसको एक दफा लिखोगे, लिख दिया। सिंपल तरीके से डिवीजन का सिंबल बनाओगे, बना दिया। अब जो भी डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं उनको लिख दीजिए, लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करवाओगे नॉन डेसिमल नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट करवाओगे आसान भाषा में नॉन रिपीटिंग नंबर्स को। नॉन रिपीटिंग नंबर सिर्फ 4 है तो 4 आ गया। डिवीजन के अंदर जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर उतने 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बन गया? 23 का 23, 459 में से 4 निकालोगे क्या बच जाएगा? ये बनेगा 455 डिवाइडेड बाय 990 का इट इज। सिंपल तरीके से इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाओ फिर ऐड करवाओ तो 44455 में क्या बन जाएगा? 990 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस का 455 क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 23225 डिवाइडेड बाय 990। सिंपल तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है? अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते तो सुबह से शाम हो जाती भाई, सुबह से शाम हो जाती। एमसीक्यूज कहते हैं चुटकी बजा के सॉल्व करने को। बताओ चुटकी बजा के सॉल्व हुआ नहीं हुआ? जल्दी से सोच के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे शागिर्दों। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात? तो भाई अपने 2 दोस्तों से, अपने 3 दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, सदका जारिया। उन्हें बताइएगा, उन्हें ट्रिक अगर आती है, अगर नहीं आती तो लाजमी सिखाइए। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर देखो 20 मिनट के बाद एमसीक्यूज का पेपर वापस ले लिया जाएगा। एमसीक्यूज के अंदर बैठ के आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, उसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। और तभी एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। तो भाई ये एमसीक्यूज जो होते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, एप्टीट्यूड टीचर, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपको एमसीक्यूज की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो चीज है, ये जो कोर्स कंटेंट है बेटा जो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, ये प्लेलिस्ट बिलियन डॉलर्स की है। अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो वो टीचर आपसे 3-3 4-4 हजार रुपए लेगा कि भाई एमसीक्यूज की तैयारी करवाने के। बट उन अपने दोस्तों को बताइएगा सर हाशिम ने पूरे एमसीक्यू सारे फ्री ऑफ कॉस्ट विद ट्रिक्स हमें सिखाए हैं। तो भाई उनसे लाजमी शेयर करना है दोस्तों के साथ। अच्छा कुछ बेसिक एमसीक्यूज आपको बता देता हूं, अक्सर पेपर में पूछ ले जाते हैं, अगर इनको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अक्सर वो पेशतर एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। आपसे कहा जाता है कि यार अगर तुम्हारे पास 3 तरह की टर्म्स गिवन है, एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन। एग्जामिनर कहता है कि अर्थमेटिक मीन एक गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, हार्मोनिक मीन गिवन है, तो बताइए इनका रिलेशन क्या होगा? या अक्सर एग्जामिनर कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरीफाइड these 3 terms। एक अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। अब मैं समझने से कहा करूं, इतना आसान क्वेश्चन अक्सर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको ये बात पढ़ाई कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b डिवाइडेड बाय 2। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय a + b। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का रूट के अंदर ab।
मेरे प्यारे शागिर्दों, जितने भी सिंगल अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, इसके अंदर हमेशा हम देखते हैं कि बीच में कौन सी वैल्यू है, जो बीच में होती है उसके पर से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो, अगर ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, तो बीच में देखो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के रेफरेंस से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा सिंपल, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट के अंदर पहली एक्सट्रीम नंबर ए या दूसरा एक्सट्रीम नंबर एच है। अब अगर मुझे इसे रूट के बगैर लिखना है तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या बन जाएगा, ये रूट के बगैर लिख दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेतहाशा एमसीक्यूज में आता है कि भाई अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको गिवन है, बताइए इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, ये बताइए कौन सी टर्म सेटिस्फाई कर रही है। तो भाई जो बीच में वैल्यू गिवन है उसके रेफरेंस से आपने फॉर्मुला अप्लाई कर देना है, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस एमसीक्यूज से और सब एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होता है, क्या कहता है, कहता है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू डैश। हमेशा याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो यही फॉर्मूला है, इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म है कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के। सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के ऊपर है, कहता है द मीन बिटवीन अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक इज कॉल्ड डैश। द मीन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान में जो मीन होता है वो हमेशा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। याद रखिएगा, ये भी कंडीशन हमेशा वेरीफाई होगी इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यू जो अक्सर पेपर के अंदर आ जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक और चीज आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है कि भाई अक्सर एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई बताइए क्या चीज बड़ी होगी। तो भाई याद रखिएगा हमेशा कि अर्थमेटिक मीन से जो भी वैल्यू निकालोगे वो सबसे बड़ी आती है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन से, उसके बाद हार्मोनिक मीन से। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये क्या लिख रहा हूं अभी एमसीक्यू समझाता हूं, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो उल्टा करके ये बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, अरे सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, देन फिर हमारे पास सबसे बड़ा हार्मोनिक मीन होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए। अक्सर एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भैया इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भाई कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, इसका मतलब क्या है। एग्जामिनर बोलेगा भाई बताओ, अर्थमेटिक मीन से आंसर हमेशा सबसे बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन से सबसे बड़ा आएगा, हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा आएगा, ये क्या आंसर बड़ा आता है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमेशा अर्थमेटिक मीन से आंसर सबसे बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन का उसके बाद आता है, हार्मोनिक मीन का उसके बाद, और नेगेटिव नंबर्स के लिए हार्मोनिक मीन का सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन का, फिर अर्थमेटिक मीन का। इसको सेटिस्फाई आप कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लो, आपने लेट सपोज एक एक्सट्रीम नंबर ले लिया 2, एक एक्सट्रीम नंबर ले लिया आपने 4, सही है ना, आपने कोई से भी दो एक्सट्रीम नंबर्स ले लिए। आप पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लो। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या, 4 प्लस 2 ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास सिंपल 3 के बराबर। किसके बराबर आ गया हमारे पास, सिंपल तरीके से 3 के बराबर आ गया, यानी कि अर्थमेटिक मीन से वैल्यू आ गई 3। अब आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लो। ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्लस माइनस के रूट ए बी के। तो भाई प्लस माइनस रूट ए बी का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 4। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, अंडर रूट 8 की वैल्यू होती है 2.8 के बराबर, ये आ गया। फिर मैं आपसे कहता हूं हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकाल लो। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 यानी कि 6। सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर में डाल के तो क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4 और 4 4 जार ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 6। तो 16 बाय 6 क्या होता है हमारे पास, सिंपल तरीके से ये होगा 2.6 के बराबर। तो गौर से देखो, आप इसको सेटिस्फाई, मैंने आपको क्या करके दिखा रहा हूं, आपको सिंपल तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी दो एक्सट्रीम नंबर्स ले लो और उसके ऊपर आप तीनों चीजों को वेरीफाई करके चेक कर लो। याद रखिएगा हमेशा हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू अर्थमेटिक मीन की होती है, फिर ज्योमेट्रिक मीन की होती है, फिर हार्मोनिक मीन की होती है। तो इस कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये मैंने जानबूझ के सॉल्व करके बताया है, मैं चाहता तो दूसरे टीचर्स की तरह सिर्फ आपको रट्टे लगवा सकता था इस थ्योरी के, बट मैंने वो करके बता दिया ऐसा हो कैसे रहा होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसे वेरीफाइड होती है। ऐसे वेरीफाई हो रही है, कोई से भी दो एक्सट्रीम नंबर सपोज कर लो, उस पर वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। इस तरीके से हमारा फाइनली थ्योरेटिकल पार्ट एंड होता है। मुझे बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको और अपने जहन में रखने की जरूरत है, अगर कभी भी आपके नंबर्स कैसे हो, अगर आपके नंबर्स बराबर हैं, नंबर्स कैसे हैं, अगर आपके आपके एक्सट्रीम नंबर्स आपस में बराबर हैं, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन के अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स क्या होते हैं, हमेशा आपस के अंदर बराबर होते हैं। तो ये एक तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपके एक्सट्रीम नंबर्स क्या हो, बराबर हो, तो आपके तीनों के तीनों मीन्स भी हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा भाई, अब जरा चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की जाने, उनके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो
बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चंस की जानिब। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट के अंदर ही मैंने फॉर्मुलाज की एक शीट दी हुई है, जिस तरह मैंने ऑल दो सारे फॉर्मुला को पढ़ाई दिए हैं, मगर यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक चीज पता चल जाती है कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर दो नंबर्स एपी के अंदर आ रहे हो उसका फॉर्मुला, दो तीन नंबर्स एपी में आ रहे हो, चार नंबर्स एपी में आ रहे हो, पांच नंबर एपी के अंदर, या जीपी के अंदर दो तीन चार पांच नंबर्स आ रहे हो, ये भाई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको चीज याद होनी चाहिए, ये आपको इंटर साइड पे मैंने पढ़ाई हुई और आपको इंटर साइड पे भी आपने पढ़ी हुई है, ये खाली आपको याद होने वाली बात है। अब जरा क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ डैश। भाई ये बहुत ही आसान सा एमसीक्यूज है, मैंने आपको पढ़ाया था सीक्वेंस दुनिया के अंदर एक ऐसी टर्म को कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, सिंपल इज डेड भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, देन फॉर्मूला क्या होगा, जाहिर सी बात है फॉर्मूला होगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सिंपल सा हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो आ जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल, बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है कि अगर ए एन माइनस का ए एन माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन, आपको बेसिकली एक जनरल टर्म गिवन है कि ए एन माइनस का ए एन माइनस वन बराबर है किसके, एन प्लस वन के। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर ए फोर की वैल्यू 14 है तो बताओ ए फाइव की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपको ए फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहां जहां देखो एन आ रहा है वहां फाइव पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए फाइव माइनस का एन माइनस वन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव माइनस का वन फोर, ए फोर, यहाँ पे एन की जगह पे फाइव आ जाएगा, फाइव प्लस वन सिक्स हो गया। एग्जामिनर चूंकि ए फाइव की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो जहां जहां एन आ रहा है वहां फाइव पुट कर दीजिए। तो बेसिकली आपको ए फाइव की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये ए फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो एज इट इज ए फोर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14 के बराबर इक्वल टू का 6। नेगेटिव का 14 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 14 बन जाएगा, तो 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सिंपल ए फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि भाई एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, ए एन प्लस वन माइनस का ए एन इज द सेम नंबर फॉर ऑल, और एन आपके पास क्या, देखो ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल के मायने होते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल को, नेचुरल नंबर्स के ऊपर। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको जनरल टर्म ये गिवन है और एन आपके तमाम नेचुरल नंबर्स के ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो भाई ये कौन सा सीक्वेंस होगा, एपी होगा, एचपी होगा, जीपी होगा, नन ऑफ दीज होगा। देखो ये परफेक्ट कंडीशन है आपके पास सीक्वेंसेस के अंदर। हमें मालूम है कि भाई सीक्वेंसेस के अंदर तमाम के तमाम नंबर्स कैसे, अगर नेचुरल नंबर्स को शो कर रहे होंगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भैया हमारे पास वो टर्म सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस के अंदर आपकी तमाम टर्म्स होनी नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो अब जरा आप अगर जनरल टर्म को देखो, जनरल टर्म आपको कैसी गिवन है, ए एन प्लस वन माइनस का ए एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई ये एक टर्म बड़ी है उसमें से एक कम कर रहे हो, यानी कि सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ये किसकी पहचान होती है, ये पहचान होती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन का मतलब क्या, एक बड़ी टर्म माइनस का ए एन, यानी कि आप बड़ी टर्म में से एक छोटी टर्म को माइनस कर रहे हो। तो ये किसकी फॉर्मूला होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस किस में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एपी में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, एपी होगा, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तीन टर्म्स आपके पास एपी के अंदर आ रही हैं, तो बताइए ए एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक आपको टर्म गिवन है ए एन माइनस वन, एक गिवन है ए एन, एक गिवन है ए एन प्लस वन। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ये तीनों टर्म्स किसमें एपी के अंदर, तो बताइए ए एन क्या है। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चल रही है और मुझे तीन टर्म गिवन है और मुझसे बीच वाली टर्म पूछी जा रही है, बीच वाली टर्म है ना ए एन, मुझसे अगर बीच वाली टर्म पूछी जा रही है, तो तीन टर्म्स अगर गिवन हो तो बीच वाली टर्म क्या होगी, अर्थमेटिक मीन होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया, अर्थमेटिक मीन होगा। देखो ये चीजें बहुत हलवा है, हमने इससे मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है। अच्छा एग्जामिनर आगे कहता है कि बताइए अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी। तो भाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन सी एंड डी क्या होगा, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, जो फॉर्मुला होता है हमारे पास ए एम का। सही है ना भैया, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट टू एंड थ्री रूट टू। हमें मालूम है, देखो ये एक्सट्रीम नंबर पहला गिवन है, दूसरा एक्सट्रीम नंबर गिवन है। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, कहता है हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट टू एंड थ्री रूट टू, यानी कि आपको पहले वाले एक्सट्रीम नंबर की वैल्यू गिवन है ए, दूसरे वाले एक्सट्रीम नंबर की वैल्यू गिवन है बी। आपसे कह रहे हैं हार्मोनिक मीन निकालो। भाई हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, क्या होता है, टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो क्या कैसे निकालेंगे, टू का टू एज इट इज, ए की वैल्यू है अंडर रूट टू, बी की वैल्यू क्या है थ्री रूट टू के बराबर, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए क्या है अंडर रूट टू, बी क्या है थ्री रूट टू। सिंप्लीफाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास सिंपल फोर अंडर रूट टू, ऊपर क्या हो जाएगा थ्री टू जार सिक्स, और रूट टू क्या हो जाएगा टू के बराबर हो जाएगा।
फर्दर सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, √2 प्लस का 3√2 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4√2 के। सही है ना भाई। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कभी भी डिवीजन के अंदर अगर आपके पास रूट वाली टर्म आ रही हो उसको रेशनलाइजेशन करवा देते हैं, रेशनलाइज करवा देते हैं। तो भाई ऊपर बन जाएगा 6×2 = 12, नीचे 4√2 का √2 एज इट इज। रेशनलाइजेशन वाली टर्म ये होती है कि आप नीचे जो भी रूट वाली टर्म आ रही होती है उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, √2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई ऊपर आ जाएगा 12√2 और नीचे √2, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली टर्म एक ही बार लिखी जाएगी, तो 4×2 = 8 बन गया। क्या हो जाएगा, 4×2 = 8 और 4×3 = 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3√2/2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3√2/2। फाइनल आंसर आ गया, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर एनी जीपी द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू। मेरे प्यारे शागिर्दों, कॉमन रेशियो हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशियो हमारे पास होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, है ना भाई। सिंपल कॉमन रेशियो ये होता है। तो भाई देखो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ऊपर आपके पास बड़ी टर्म हो, नीचे क्या हो, उससे एक कम टर्म हो। तो उससे एक कम टर्म का मतलब क्या, n-1। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वरना ऑप्शन नंबर ए में एक ज्यादा टर्म है नीचे। यहाँ पे देखो ऊपर छोटी टर्म है, नीचे बड़ी टर्म है। हालांकि हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई ऊपर बड़ी टर्म होगी, नीचे छोटी टर्म होगी, एक पहले वाली टर्म होती है ना, प्रीसीडिंग टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था कॉमन रेशियो किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास क्या जीपी के अंदर कभी भी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, या जीपी के अंदर 1 आ सकता है, क्या चीज नहीं आ सकती। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, नो टर्म ऑफ अ जीपी इज डैश। हमेशा याद रखिएगा जीपी के अंदर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जीपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होने पे अचीव होता है। जीपी बेसिकली दुनिया में एक ऐसा सीक्वेंस है जो कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होने पे अचीव हो रहा होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो भैया आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आपका कभी भी कोई भी नंबर 0 हो गया तो जाहिर सी बात है उसके आगे जो भी सीरीज चल रही होगी, उसके आगे जो भी सीरीज होगी वो कभी भी जीपी की सीरीज नहीं बन सकती, जीपी का सीक्वेंस कभी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखो अगर मैं आपके सामने लेट सपोज एक सीक्वेंस लिखता हूं, लेट सपोज मैं आपके सामने ये एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, अब आपको देखने में तो लग रहा है कि शायद ये सीक्वेंस जीपी का है, बट देखो जीपी की शर्त क्या होती है, कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। तो अब चूंकि पहला नंबर 0 है, तो इन दो टर्म्स का जो कॉमन नंबर होगा, इन दो टर्म्स का जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इन दो टर्म्स का जो कॉमन रेशियो होगा वो 2 के बराबर होगा, इन दो टर्म्स का कॉमन रेशियो भी 2 होगा। मगर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपके पास एक कॉमन रेशियो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में 0 आया और फिर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। हालांकि 1 एग्जिस्ट कर जाएगा कभी ना कभी, मगर जीपी के अंदर 0 कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी कंडीशन पे नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, दो बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट के जीपी के अंदर कभी भी 0 आ ही नहीं सकता, और दूसरा कॉन्सेप्ट के जीपी में 1 जब होता है तो वो ऐसी सीरीज को हम एपी की सीरीज कंसीडर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर दिया था कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर कभी कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो फिर वो सीरीज एपी की कहलाती है, मगर जीपी में 0 किसी सूरत में आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्लियर है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सम टू इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आर क्या होता है। मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपको बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा सम टू इनफिनाइट सीरीज के अंदर या सम टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस के अंदर आर की वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होती है, छोटी होती है, बात पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी देन इट इज डैश। भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि एपी और जीपी के अंदर, एपी और एचपी के अंदर रिलेशन कैसा है। मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा, एपी बेसिकली क्या होता है, एचपी का रेसिप्रोकल, आसान भाषा में एचपी क्या, एपी का रेसिप्रोकल। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इन फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी किसका रेसिप्रोकल है, एचपी का, एचपी किसका रेसिप्रोकल है, एपी का। अच्छा एक और क्वेश्चन जो बिलियन डॉलर्स का, एमसीक्यूज नंबर 12 आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज नंबर 12 आपको याद होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को काइंडली मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट तरीन एक क्वेश्चन है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। भाई इस तरह के क्वेश्चन आप इंटर साइड पे कर चुके हो, याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर आ जाए तो उसकी कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आपको इसका आंसर वैसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मेथड तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। कि लेट सपोज एग्जामिनर यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई ए की पावर n+1 प्लस का बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन। अगर अर्थमेटिक मीन है, अगर अर्थमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो n किसके बराबर है। याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में आए तब n की वैल्यू हमेशा होती है 0 के बराबर। अगर ये क्वेश्चन किसके अंदर आ जाए, अर्थमेटिक मीन के ऊपर, अगर यही क्वेश्चन आपके पास आ जाए हार्मोनिक मीन के ऊपर, तो याद रखिएगा n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा -1 के। और अगर यही क्वेश्चन आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आ जाए तो n की वैल्यू बराबर होती है नेगेटिव के हाफ के ऊपर, किसके बराबर होती है, नेगेटिव के हाफ के ऊपर। तो ये दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए कि भाई। अच्छा तो बेटा याद रखिएगा इस बात को, कभी भी अगर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि आपसे कहा जाए कि a की पावर n+1 प्लस का b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस का b की पावर n,
दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन है, तो भाई n की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, सही है ना, यानी कि इनकी पावर जो भी n है वो किसके बराबर होगी, 0 के। अगर आपके पास हार्मोनिक मीन के ऊपर आ जाए तो n की वैल्यू क्या होगी फाइंड करने के लिए, अगर आ जाए तो याद रखिएगा n की वैल्यू -1 होती है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आ जाए तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्या आंसर होता है, n का -½ होता है। ओरिजिनल मेथड इसका ये होगा कि भाई आप इसको ओपन करवाते हो सिंपल तरीके से, फिर सिंप्लीफाई करवाते हो, लंबा प्रोसीजर होता है। तो आसान शॉर्टकट मेथड आपको मालूम होना चाहिए, आसान इसका डायरेक्टली फॉर्मुला आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको। क्लियर है भैया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही आ रहा है जो मैंने आपको जीपी में पढ़ाया था, कि आपको तीन टर्म्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताइए अगर ये एपी के अंदर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको पहली टर्म गिवन है 1, दूसरी टर्म गिवन है एक्स माइनस का 1, और तीसरी टर्म गिवन है 3 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि तीनों टर्म्स एपी के अंदर आ रही है, कैसे सॉल्व करोगे? ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं टर्म्स किसके अंदर है, एपी के अंदर है। आपको मालूम है एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं पहली दो टर्म्स के ऊपर कॉमन डिफरेंस लूं या लास्ट की दो टर्म्स के ऊपर कॉमन डिफरेंस लूं, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लूं, लास्ट की दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लूं, आंसर क्या रहना चाहिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम रहता है एपी के ऊपर। तो भैया आइए चेक कर लेते हैं। तो भाई कॉमन डिफरेंस, पहला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा, एक्स माइनस का 1 और ये माइनस कॉमन डिफरेंस का 1 का 1 इक्वल टू के बाद इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का एक्स माइनस का 1, चूंकि माइनस के अंदर से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस का 2, इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा 3 + 1 4 हो गया। तो एक्स माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का एक्स, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे कर दीजिए, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस जब वहां पे जाएगा तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, 2x बन गया। माइनस का 2 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 4 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, बेसिक क्वेश्चन है, देखो इस तरह का जीपी में क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, इसीलिए सॉल्व करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता है कि भाई अगर तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो -2 और 8 के दरमियान, क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों बहुत ही आसान है कि भाई आपको दो टर्म्स गिवन है ए और बी, -2 और 8, एग्जामिनर कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन बताओ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला क्या होता है भैया, -2 और 8 के ऊपर क्या होगा, सिंपल तरीके से माइनस बाहर निकाल दो, आयोटा की फॉर्म पे बाहर चला जाएगा, 8 टू 16 बन गया। अब √16 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है दो आंसर्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव के अंदर, तो एक आंसर होगा प्लस का पूरा आयोटा, एक आंसर होगा नेगेटिव का पूरा आयोटा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे पास एक जनरल टर्म आ रही है नेगेटिव का 1 की होल पावर में n प्लस इंटू एन का स्क्वायर, और तुम्हें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि भाई इस तरह का कभी भी आपको जनरल टर्म दी जाए सीक्वेंस की और आपको टर्म नंबर बता दिया जाए, तो भाई जहां जहां n आ रहे हैं वो डाल दो, जहां जहां n आ रहे हैं वहां 4 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर। -1 की पावर में 4 आ रहा है, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, नेगेटिव वाली टर्म तो खत्म हो गई। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आंसर क्या आ गया 16 आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एग्जामिनर क्या कह रहा है, कहता है अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होगी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा भाई, अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, और अगर लेसर देन 1 आ जाएगी तो क्या होगी आपके पास, कन्वर्जेंट होगी। ये बेसिक चीज होती है, तो ये एक एमसीक्यू आपको मालूम होना चाहिए, डाइवर्जेंट यानी कि आपको अगर ग्रेटर देन 1 होगा डाइवर्जेंट सीरीज होगी, लेसर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगी, सही है ना भैया। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू एग्जामिनर कह रहे हैं अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी सीरीज होगी डाइवर्जेंट होती है, ये एक बेसिक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5 सॉल्व कर लो, इसको क्या मसला है, ये ए है आपका, ये आपका बी है, सिंप्लीफाई करवा लो, क्या फॉर्मुला होता है 2ab, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू क्या है 2/5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a इज 1/3 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5, सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, देन a कॉमा b कॉमा c आर इन डैश। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस c अगर a डिवाइडेड बाय b के बराबर है, तो बताइए a कॉमा b कॉमा c किसमें है, एपी में है, एचपी में है, जीपी में है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये कि पहले आपको जो क्वेश्चन में टर्म गिवन है उसको सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे, कि देखो ये टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, दूसरी जगह क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, करेंगे सिंप्लीफाई करवा देंगे। कैसे, कि देखो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगा अल्लाह भला करे बी ए माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद ए बी माइनस का ए सी। देखो ए बी से ए बी कट गया, सही है ना, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की चीज गिवन हो, सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है उससे सिंप्लीफाई करवा लो, सिंप्लीफाई करवा के ये वैल्यू आ गई। एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ ये ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि बताइए ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगर तो ये एपी के अंदर है तो भाई एपी के अंदर चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बी माइनस का ए इक्वल टू सी माइनस का बी बराबर होना चाहिए था, है ना भाई।
क्या ये इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है इसके बराबर, इसका मतलब एपी तो नहीं है। जीपी चेक कर लेता हूं। मुझे मालूम है जीबी में कॉमन रेशियो सिमिलर होता है, तो बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखो यहां से दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस किसके अंदर गिवन है, आपको जीपी के अंदर गिवन है। इसका मतलब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है जीपी में गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो हमारे पास मजीद एमसीक्यूज का कह रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई बताइए द एनटीएच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2,4,6,8, किसके बराबर है। अगेन देखो आपको एक सीक्वेंस गिवन है और ऑप्शंस के अंदर आपको 4 जनरल टर्म्स गिवन है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि आपने सिंपल क्या करना है, आप पहले ऑप्शन के ऊपर जाओ, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, पहली टर्म के लिए 1 पुट करोगे, क्या आपको यहाँ पे पहला नंबर 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता आंसर। आइए इसको चेक कर लेते हैं। भाई ऑप्शन सी को देखो, अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करूंगा, ऊपर भी जहां एन आ रहा है 1 आ जाएगा, नीचे भी जहां जहां एन आ रहा है 1 आ जाएगा, तो 1/2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखो भैया, ऑप्शन डी के अंदर अगर एन की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 2 प्लस का 1 3 बन जाएगा, क्या पहला नंबर 3 है, नहीं है 2 है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैसे कि अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करूंगा, एन की मतलब 1 का मतलब क्या कि पहली टर्म, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या पहला नंबर 2 है, बिल्कुल सही है। अब मैं एन की जगह पे 2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 2 4, क्या दूसरा नंबर 4 है, बिल्कुल सही है। अब जब मैं एन की जगह पे 3 पुट करूंगा, 3 2 6, तीसरा नंबर 6 बन गया, बिल्कुल सही है। इस तरीके से यानी करेक्ट सीक्वेंस का जनरल टर्म कौन सी है, 2n है, सही हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 4a, 16 आर इन जीपी इन द वैल्यू ऑफ ए। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर 4a, 16 एक जीपी के अंदर है तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। सिंपल तरीके से यार ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर सॉल्व कर लो, यार सिंपल जीपी पे सॉल्व कर लो, बात एक ही है। भाई आपको सिंपल गिवन है, आप चाहो तो इसको सिंपल ज्योमेट्रिक मीन पे सॉल्व कर लो, 4 × 16 सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 8 आ जाएगा, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, कर चुके हैं, नहीं करवाने की जरूरत। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन पूछ रहा है 2 और 5 का, खुद से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अगेन इस क्वेश्चन का पैटर्न भी क्या है कि आप बारी बारी चारों ऑप्शंस में हिट एंड ट्राई मेथड यूज करोगे। भाई कभी भी आपको सीक्वेंस गिवन उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है तो कैसा क्या मेथड होगा कि आप पहले ऑप्शन के अंदर एन की जगह पे 1 पुट करो, कि आपको पहली वैल्यू मिल रही है। देखो अगर मैं एन की जगह पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे -1 की पावर 1। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल तरीके सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है हमारे पास, 1 के बराबर है, तो आइए देखिए यहाँ पे अगर मैं -1 की पावर के अंदर n की जगह पे 1 पुट करूं तो क्या बनेगा, -1 की पावर 1, तो ऑब्वियसली -1 आ जाएगा। हालांकि पहला नंबर क्या है, पॉजिटिव का 1, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी देख लो भैया, यहाँ पे अगर मैं -1 की पावर में 1 + 2 कर दूं 3 बन जाएगा, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, अगेन आपको -1 ही मिल रहा होगा, क्योंकि पहला नंबर 1 है तो ये भी गलत हो गया। इसको देख लो भैया क्या बन जाएगा, -1 की पावर n+4, क्योंकि पहला नंबर निकालना है तो भाई फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 रखूंगा, जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 4 + 1 5 बन जाएगा, 5 भी चूंकि ऑड नंबर है, -1 ही रहेगा, गलत हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही बचेगा अकेला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, -1 की पावर n-1, इसको चेक कर लीजिए। n- क्या होगा, 1 - 1 ये ऑब्वियसली 0 हो गया। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0, आंसर प्लस का 1 होता है, सही है ना भाई, +1 हो गया। सेकंड नंबर चेक कर लेता हूँ। सेकंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1, तो -1 का -1 देखो सेकंड नंबर है। फिर थर्ड नंबर के लिए चेक कर लीजिएगा, पूरी सीक्वेंस को वेरीफाई कर रहा होगा, आगे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मुझे मालूम है जनरल टर्म क्या होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ए आर की पावर n-1 होती है, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जन कब होती है। मैंने आपको बात पढ़ाई भी है मेरा बेटा, याद रखिएगा, अगर आर की वैल्यू >1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट मिलती है, और अगर आर की वैल्यू <1 है तो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट मिलेगी, सही है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2/3 है, तो सम ऑफ द सीरीज अप टू इन्फिनिटी कैसे निकालोगे। भाई सिंपल फॉर्मूला एस इन्फिनिटी का, ए की वैल्यू 3 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 - का आर, आर की वैल्यू 2/3 गिवन है, सिंप्लीफाई कर लो क्या बन जाएगा, ऊपर 3 का 3 इट इज, एक में से 2/3 निकालोगे क्या बनेगा, नीचे आ जाएगा 1/3। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से टर्म डिवाइड हो रही है, नीचे वाले टर्म पर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 9 हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं सम टू इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मुला बताओ। देखो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे लेक्चर का स्टार्टिंग पार्ट समझ लिया, सारे क्वेश्चन बड़े आसान है आपके लिए, सिंपल तरीके से हमें मालूम है फॉर्मुला क्या होता है, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जामिनर आइडेंटिफाई दी कन्वर्जन सीरीज। देखो मुझे मालूम है कन्वर्जेंट सीरीज कब होती है कि भाई जब आर की वैल्यू <1 होगी तो सीरीज कैसे होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अब देख लीजिए भाई आर की वैल्यू <1 कब आ रही है, हमें मालूम है जब आर की वैल्यू <1 होगी तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। >1 होगी आर की वैल्यू तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। चेक कर लीजिए भैया कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी है। भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो 3/6, 3/6 जाहिर सी बात है <1 है, तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लो, सेकंड नंबर बड़ा है आपके पास पहले नंबर से, आंसर नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा आंसर आएगा 1 से।
जो ये वाला ऑप्शन है इसमें भी देखो सेकंड नंबर बड़ा है पहले नंबर से, इसका मतलब क्या है, जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो भाई 12/6, ये सीरीज इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब भी क्या है कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। खाली इस सीरीज के अंदर इन्फिनाइट डिक्रीजिंग सीरीज आ रही है, तो जाहिर सी बात है इस सीरीज के अंदर आर की वैल्यू कैसी होगी, 1 से छोटी होगी, तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन इसलिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, आपको पढ़ाई भी मैंने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 10, 20, 40 इज डैश। कॉमन रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होते सिंपल तरीके से 2 आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, भाई a कॉमा बी कॉमा 2b माइनस a इज डैश, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको 3 नंबर्स गिवन है, एक गिवन है a, एक गिवन है b, एक गिवन है 2b माइनस का a। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। तो भाई चूंकि आपके पास 3 वेरिएबल बेस्ड डेटा गिवन आ रहा है, तो भाई सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहता है, पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा, b माइनस का a होगा। बाद की दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2b माइनस का a माइनस का b, तो क्या बन जाएगा, b माइनस का a इक्वल टू 2b में से एक b गया, b माइनस का a। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b माइनस के a की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं कि भाई a g और h अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ रहे हैं, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये एमसीक्यूज भी आपको करवा चुका हूं। देखो अगर लेक्चर का पहला हिस्सा आपने देख लिया, पहला हिस्सा आपने समझ लिया, सारी चीज आसान हो गई ना। मुझे बताओ इन एमसीक्यूज को मैंने 10 मिनट में सॉल्व करवा दिया। ये एमसीक्यूज मुश्किल नहीं है, ये बहुत बच्चों वाली चीज है। अगर आपने पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया, कहने का मकसद क्या है मेरे प्यारे शागिर्दों, इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद यही है कि आपको ये बात समझ में आए कि भाई हमारे पास कितना आसान कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ोगे। तो भाई यहाँ पे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक के भी सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा लेक्चर को एंड करते हुए कि मेरे प्यारे शागिर्दों, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन क्वेश्चंस को अगर आपने समझ लिया, इस लेक्चर को अगर आपने समझ लिया, तो आप इजीली मैथ्स के अंदर 100 नंबर ले सकते हो, क्योंकि मैंने तमाम बातें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। आपको किसी भी कोचिंग के, किसी भी टीचर के मंजन बेचवाने की जरूरत नहीं है, और ना मंजन खरीदने की जरूरत है कि भाई हमारे बैच में आ जाओ और हमसे पढ़ लो एमसीक्यूज। ये हम एमसीक्यू की स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हो इंशाल्लाह ताला। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि चीजें बड़ी आसान है, बस आपने उनको तरीके से बैठे कवर अप करना है। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि भाई हो सकता है आप किसी कोचिंग सेंटर के, किसी मशहूर टीचर की फीस हो सकता है अफोर्ड कर सकते हो, मगर बहुत सारे बच्चे इस महंगाई के दौर में ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने करना ये कि आपने इस चैनल का और इस पर्टिकुलर लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है। अपने फेसबुक के, अपने व्हाट्सएप के, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के ग्रुप में लाजमी शेयर करना है। ये सदका जारी है मेरे प्यारे शागिर्दों। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। हमेशा मुझे याद रखिएगा अपनी प्यारी दुआओं में। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।